एपिसोड 71 टू 80। अध्याय 71 समझौता करना। इसहाक और इयान ने अपनी छोटी तलवारों का इस्तेमाल करके वनस्पति को काटकर रास्ता बनाया। वे सावधानी से आगे बढ़ते हुए अपने आसपास के वातावरण पर विशेष ध्यान दे रहे थे। एस्ट के चेहरे पर शिकन थी और वह उनके दल के पीछे पीछे चल रहा था। उन्हें चलते हुए 1 घंटा हो चुका था और अभी तक उन्हें घने जंगल में कोई जीवित प्राणी नहीं मिला था। उसे पक्षियों की चहचहाट या कीड़ों की भिनभिनाहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। जंगल में जीवन का कोई नामोनिशान नहीं था, लेकिन इससे वह और भी सतर्क हो गया। अचानक उन्हें अपने आसपास कुछ चटकने की आवाजें सुनाई दी। आइजैक और इयान तुरंत उनकी ओर दौड़े और एक सुरक्षात्मक घेरा बना लिया। उसी क्षण जमीन से कुछ निकला और उसने इसहाक की टखने को पकड़ लिया। लड़के ने तुरंत नीचे देखा और उसे हड्डियों से बना एक हाथ उसकी टखने को मजबूती से पकड़े हुए दिखाई दिया। इयान ने तुरंत उस हाथ पर पैर रखकर उसे चूर चूर कर दिया और इस प्रक्रिया में अपने जुड़वां भाई को मुक्त कर दिया। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि जमीन से और भी हाथ निकले और उन पर चिपक गए। हाँ, एस्ट, इयान और इसहाक ने एक जोरदार चीख मारी और एक शक्तिशाली शॉकवेव ने उनके शरीर से कंकाल की भुजाओं को उड़ा दिया। पेड़ पर चढ़ो, जल्दी करो, एस्ट ने आदेश दिया। तीनों बच्चे जल्दी से पास के पेड़ की ओर दौड़े और जितना हो सके उतना ऊपर चढ़ गए। उनके चढ़ने के कुछ ही समय बाद जमीन हिलने लगी। भूकंप? इसहाक ने पूछा। नहीं, एस्ट ने उत्तर दिया। ये भूकंप नहीं है, ये कुछ और भी बुरा है। सैकड़ों कंकाल योद्धाओं को जमीन से उठते देख इयान का चेहरा पीला पड़ गया। उनमें से कुछ ने हल्के कवच पहन रखे थे और उनके हाथों में स्टील के हथियार थे। हड्डियों के टूटने की आवाज जंगल में गूंज उठी जैसे ही और कंकाल जमीन से उठ खड़े हुए। जो जंगल कभी जीवनहीन था अब मरे हुओं से भर गया था। योजक चिन्ह। विलियम ने अपनी जीभ चटकाते हुए उस दृश्य को देखा जो उसकी आंखों के सामने घट रहा था। वह इस समय एक पेड़ की चोटी पर था और दूर से तीनों बच्चों को देख रहा था। अपनी ईगल आइज और वल्चर आइज की क्षमता के कारण वह अपने सामने 1100 मीटर तक देख सकता था। योजक चिन्ह। ईगल्स आइज 5/5। निष्क्रिय। सामान्य दृष्टि से अधिक दूर तक देखने की क्षमता। दृष्टि क्षमता में 100 मीटर की वृद्धि। निपुणता जोड़ 10। गिद्ध जैसी आंखें 5/5। 10 माना पॉइंट्स। बहुत दूर से ही अपने लक्ष्य पर निशाना साधें। दृष्टि क्षमता को 1000 मीटर तक बढ़ाएं। कौशल की अवधि 20 मिनट। योजक चिन्ह। वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जिस पेड़ पर तीनों बच्चे बैठे थे उसके चारों ओर 1000 से अधिक कंकाल फैले हुए थे। बुरी खबर यह थी कि कंकालों की संख्या खतरनाक दर से बढ़ती जा रही थी। क्या मुझे उनकी मदद करनी चाहिए? विलियम ने सोचा। हालांकि वह कंकालों से लड़ नहीं सकता था, लेकिन वह एस्ट और जुड़वा बच्चों को घेराबंदी से मुक्त कराने में आसानी से मदद कर सकता था। विलियम अभी भी इस बात पर विचार कर ही रहा था कि क्या करना है, तभी एस्ट और जुड़वा बच्चों ने अपना कदम उठा लिया था। ओम, ये लोग, ओह धत्तेरे की, ये कमीने मेरी तरफ आ रहे हैं। विलियम ने मन ही मन गाली दी। ओह शिट, ये कंकाल भी मेरी तरफ आ रहे हैं। घटनाओं के अचानक मोड़ को देखकर विलियम की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसकी निगाहें अनायास ही इयान के घृणित चेहरे पर टिक गईं। लाल बालों वाले उस लड़के ने उस घृणित लड़के के चेहरे पर चिपकी शैतानी मुस्कान देखी, जिसे देखकर उसे घिन आ रही थी। मेरा मन कर रहा है कि इस कमीने की जमकर पिटाई कर दूं, विलियम ने दांत पीसते हुए कहा जब उसने तीनों बच्चों को पेड़ से पेड़ पर कूदते हुए अपनी ओर आते देखा। उनकी हरकतें काफी तेज थीं और 1 मिनट के भीतर ही वे विलियम के पेड़ के ठीक सामने वाले पेड़ पर उतर गए। विलियम ने तीनों बच्चों को नजरअंदाज कर दिया और अपना सारा ध्यान कंकाल सेना पर केंद्रित कर दिया। उसने अनुमान लगाया कि कंकाल सेना को उनके स्थान तक पहुंचने में अभी भी 15 मिनट लगेंगे। बातचीत करने के लिए यह पर्याप्त समय था। तुम्हें यहां देखकर अच्छा लगा, इयान ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। क्या बात है, तुम्हारी जबान बंद हो गई है क्या? आपसे यहां मिलकर अच्छा लगा, विलियम ने तिरस्कार भरे लहजे में जवाब दिया। क्या बात है? क्या आप यहां इस महोदय से मदद की भीख मांगने आए हैं? इयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन विलियम के दावे का खंडन करने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। इससे पहले उसने चुपके से अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए विलियम को अपनी नजरों में ले लिया था, उसके गुस्से को माध्यम बनाकर। जब तक लड़के के प्रति उसका गुस्सा बना रहेगा वह उसे कहीं भी ढूंढ सकेगा। यह एक ऐसी क्षमता थी जो उसने कुछ साल पहले जागृत की थी। ये क्षमता उसके दुश्मनों का पीछा करने के लिए थी ताकि उन्हें भागने का कोई रास्ता न मिले। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपनी इस क्षमता का इस्तेमाल उस व्यक्ति की मदद मांगने के लिए करना पड़ेगा जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था।
विलियम बेफिक्री से पेड़ की छाल से टिक गया। इस सौदेबाजी में फायदा उसी के हाथ में था और इसका लाभ न उठाना उसकी मूर्खता होती। इस समय एस्ट के मन में एक आंतरिक संघर्ष चल रहा था। हालांकि वे कंकाल के पीछा करने से बच निकलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन उनका पीछा करना उनके लिए बेहद आसान था। कुछ देर पहले उन्होंने जो शक्ति का प्रदर्शन किया था उसकी एक समय सीमा थी और वे अपनी तलवार की आभा को ज्यादा देर तक सक्रिय नहीं रख सकते थे। अब भी इसका असर खत्म होने से पहले उनके पास सिर्फ 5 मिनट बचे थे। एस्ट जानता था कि हर गुजरते मिनट के साथ उन पर आने वाला खतरा तेजी से बढ़ता जाएगा। हताशा भरी आह भरकर उसने अपने सामने खड़े बेफिक्र चरवाहे की ओर देखा और हार मान ली। अगर उसे सफल होना था तो समझौता करने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। उसी क्षण उसे मंदिर में देवी के कहे शब्द याद आ गए, मैं सिर्फ नतीजों को देखता हूं, प्रक्रिया को नहीं। अपने जीवन में पहली बार एस्ट को पीछे हटना पड़ा और अपना अहंकार त्यागना पड़ा। उसे समझौता करना पड़ा और अपने से कमतर व्यक्ति के सामने झुकना पड़ा। अपना निर्णय लेने के बाद उसने अब संकोच नहीं किया और विलियम से मदद मांगने की पहल की। मैं आपकी शर्त से सहमत हूं, एस्ट ने कहा। कृपया हमें अपनी शक्ति प्रदान करें। मुझे हर हाल में इस मिशन को पूरा करना है। पूरी दुनिया का भाग्य। जब इसहाक एस्ट के बगल में खड़ा था तो एक हाथ ने एस्ट के होठों को ढक लिया। मुझे खेद है, युवा स्वामी, इसहाक ने फुसफुसाते हुए कहा। कृपया मेरी गलती के लिए मुझे क्षमा कर दें, लेकिन हम अपने मिशन के बारे में किसी को नहीं बता सकते। राजधानी छोड़ने से पहले भविष्यवक्ता ने हमें यही चेतावनी दी थी। एस्ट की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि उसने विलियम को मुकदमे का कारण लगभग बता ही दिया था। कंकालों के अचानक हमले ने उसके दिमाग को भ्रमित कर दिया था और उसे अपना संयम खोने पर मजबूर कर दिया था। खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लेने के बाद उसने इसहाक के हाथों को थपथपाकर उसे आश्वस्त किया कि अब वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर चुका है। इसहाक ने एस्ट के होठों से अपना हाथ हटाया और क्षमा मांगते हुए अपना सिर झुकाया। आपकी कोई गलती नहीं है, एस्ट ने इसहाक को संबोधित करते हुए कहा। मैं वादा करता हूं कि भविष्य में मैं अधिक सावधान रहूंगा। जब तक युवा स्वामी समझते हैं ये सेवक दंड भुगतने के लिए तैयार है। कोई दंड नहीं होगा, बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। जी हाँ, युवा स्वामी। विलियम ने मुस्कुराते हुए इस बातचीत को देखा। वह वास्तव में दखलंदाजी नहीं करना चाहता था और न ही उसे उनके मिशन के बारे में और जानने में कोई दिलचस्पी थी। उसे बस इतना ही चाहिए था कि मुकदमा जल्द से जल्द पूरा हो जाए ताकि उसका अपना मिशन पूरा हो सके। चलो चलते हैं, विलियम ने आदेश दिया और दूसरे पेड़ की ओर छलांग लगा दी। तीनों बच्चे उसके पीछे पीछे चले और वे जंगल के बाहरी इलाके में लौट आए जहां एला और बाकी बकरियां उनका इंतजार कर रही थीं। भले ही इसमें थोड़ा समय लगा हो, लेकिन विलियम ने आखिरकार इस दल की कमान संभालने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। यहां तक कि चिड़चिड़े इयान ने भी अपना मुंह बंद रखा और बस उसके पीछे पीछे चलता रहा। आधे घंटे बाद बकरियों का एक झुंड जंगल में दौड़ता हुआ दिखाई दिया। कंकालों की सेना तो बहुत पहले ही उनके पीछे छूट चुकी थी। विलियम नक्शे पर नजर रखते हुए बकरियों को बारीक आदेश दे रहा था। एस्ट, इसहाक और इयान इस समय अस्लान, क्रोनोस और इको पर सवार थे। विलियम ने काफी सोच विचार के बाद तीनों बच्चों की लड़ने की शक्ति को बचाकर रखने का फैसला किया। इससे उन्हें रास्ते में आने वाली किसी भी अप्रत्याशित चुनौती का सामना करने में मदद मिलेगी। रुको, विलियम ने आदेश दिया और बकरियां तुरंत अपनी जगह पर रुक गईं। वे मानचित्र पर चमकते सुनहरे बिंदु से केवल 2000 मीटर दूर थे, लेकिन वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते थे। वे चाहे जो भी रास्ता चुने, उन्हें अपने गंतव्य तक जाने वाले 5 प्रवेश द्वारों की रक्षा कर रहे 5 बैंगनी बिंदुओं में से किसी एक से लड़ना ही पड़ेगा। विलियम ने आगे देखने की अपनी क्षमता का उपयोग कर लिया था और उसे सीधे टकराव के अलावा आगे बढ़ने का कोई और रास्ता नहीं मिला। अध्याय 72, साहस की चुनौती, भाग 1। प्रकाश का एक विशाल बैंगनी गोला जंगल के केंद्र की ओर जाने वाले एकमात्र रास्ते को अवरुद्ध कर रहा था। विलियम ने दूसरे रास्ते खोजने की कोशिश की, लेकिन एक शक्तिशाली बाधा ने उनका रास्ता रोक दिया। कई बार कोशिश करने के बाद उन्हें समझ आया कि आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता उस बैंगनी गोले का सामना करना था जो उनके रास्ते में रुकावट बन रहा था। युद्ध की तैयारी करो, विलियम ने अपना डंडा उठाते हुए आदेश दिया। उनकी घोषणा के तुरंत बाद उनकी आंखों के सामने एक सूचना दिखाई दी। योजक चिन्ह, डिंग। क्या आप साहस की चुनौती में भाग लेने जा रहे हैं? हाँ नहीं। योजक चिन्ह। विलियम ने हाथ चुनने से पहले गहरी सांस ली। अपना उत्तर चुनने के बाद उनके सामने मौजूद विशाल बैंगनी गोला फैल गया।
इसने विलियम, एला, एस्ट, इयान और इसहाक के साथ साथ बाकी बकरियों को भी अपने अंदर समा लिया। कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने खुद को एक खुले मैदान में पाया। मीलों तक विशाल घास के मैदान के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि इससे बच्चों को शांति मिलने के बजाय उनकी सतर्कता और भी बढ़ गई। अपने आसपास का जायजा लेते हुए विलियम ने देखा कि उसका झुंड बेचैन महसूस कर रहा था। बकरियों के कान बीच बीच में खड़े हो जाते थे, मानो वे ऐसी आवाजें सुन रही हों जो मनुष्य नहीं सुन सकते थे। अचानक एला समूह से अलग होकर किसी चीज की ओर दौड़ी। विलियम उसकी पीठ पर सवार था, इसलिए उसके पास एला के साथ घिसटते हुए जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। मी, एला में मियाए, मी, हमारे सामने कुछ है, विलियम ने पूछा। मी, एला ने उत्तर दिया। मी, राक्षस, और वे एक से अधिक हैं। विलियम ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मी, एला ने अपने अगले खुर जमीन पर पटके और पीछे की ओर एक जोरदार लात मारी। एला की जोरदार लात के कारण छिपकली जैसी दिखने वाली कोई चीज कई मीटर ऊपर हवा में उड़ गई और एक तेज चीख सुनाई दी। विलियम ने अपने सामने खड़े उस राक्षस को देखा, जो खड़े होने के बाद गुस्से से एला पर फुफकार रहा था। गिरगिट और मॉनिटर छिपकली के मिश्रण जैसा दिखने वाला वह राक्षस कम से कम 6 मीटर लंबा था। उसका शरीर गहरे हरे रंग के शल्कों से ढका हुआ था और उसकी खून जैसी लाल आंखें इस समय एला को घृणा से घूर रही थीं। उसके जालीदार पैरों में 4 नुकीले पंजे थे जो सूरज की रोशनी में तेज धार वाले ब्लेड की तरह चमक रहे थे। लाल बालों वाले लड़के को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह क्या है, इसलिए उसने तुरंत अपने आकलन कौशल का उपयोग करते हुए उस दुश्मन को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश की जिसे वह अपने जीवन में पहली बार देख रहा था। योजक चिन्ह, गैस्मिराज, गिरगिट की तरह का जानवर, खतरे का स्तर सी। घास के मैदानों के छिपे हुए हत्यारे के रूप में जाना जाने वाला ये गिरगिट, जो दक्षिणी महाद्वीप के पूर्वी मैदानों में रहता है, अपने घातक हमलों के लिए प्रसिद्ध है। इसका मुख्य हथियार इसकी लंबी जीभ है जो 30 मीटर तक फैल सकती है और एक ही वार में एक चट्टान को आसानी से चकनाचूर कर सकती है। लड़ाई के दौरान यह अपने पंजों पर इतना शक्तिशाली जहर लगा लेता है कि 5 मिनट के भीतर किसी आदमी को मार सकता है। इसकी खास क्षमता है छिपकर चलना। नोट: खतरे के स्तरों की रैंकिंग ए, डी, सी, बी, ए, एस, एस एस, SSR और कैलामिटी है। शताब्दी के जीव एस रैंक के हैं, सहस्राब्दी के जीव SS रैंक के हैं और असंख्य जीव SSR रैंक के हैं। कैलामिटी श्रेणी के जीव वे हैं जो अर्धदेवताओं की श्रेणी से बस एक कदम दूर हैं या पहले ही उस श्रेणी में आ चुके हैं। योजक चिन्ह: जैसे ही विलियम ने जानकारी को अपने दिमाग में आत्मसात किया, उसने देखा कि गैस्मिराज का दाहिना अगला पैर असामान्य कोण पर मुड़ा हुआ था। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके शरीर का यही वह हिस्सा था जिस पर एला की लात का पूरा प्रभाव पड़ा था। राक्षस ने फुफकारा और उसकी लंबी जीभ एक घातक चाबुक की तरह विलियम और एला की ओर बढ़ी। एला ने आसानी से हमले से खुद को बचा लिया। हालांकि जिस जगह वे कुछ ही सेकंड पहले खड़े थे, वहां जमीन पर 6 मीटर लंबा और 1 मीटर गहरा घाव बन गया। इससे विलियम को हमले की ताकत का अंदाजा हो गया और वह गैस्मिराज की युद्ध क्षमता को लेकर बहुत सतर्क हो गया। अपने लक्ष्यों को मारने में विफल रहने पर क्रोधित गैस्मिराज की जीभ ने तेजी से एक के बाद एक हमलों की बौछार कर दी। एला की फुर्ती के बावजूद उसे उस जीभ के लगातार वारों से बचने में परेशानी हो रही थी जो मानो अपने आप में एक जीवन रखती हो। तुम्हारे पीछे, विलियम ने एस्ट की चेतावनी सुनी और तुरंत अपना सिर पीछे की ओर घुमाया। वहां उसने 4 और घातक जीवें देखीं जो इस समय उनकी ओर बढ़ रही थीं। बर्फ की दीवार, विलियम और एला को अचानक हुए हमले से बचाने की कोशिश में बर्फ की दीवार की 4 परतें सामने आ गईं। ये 4 जीभें, जो चट्टानों को भी तोड़ सकती थीं, बर्फ की दीवार की 3 परतों को चकनाचूर करते हुए चौथी परत पर आकर रुक गईं। मीह, एला ने तुरंत मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की और एस्ट और बाकी लोगों के पास लौट गई। हैरानी की बात यह है कि जब विलियम और एला अपने समूह की ओर पीछे हट रहे थे, तो राक्षसों ने उन पर कोई हमला नहीं किया। घायल गैस्मिराज ने अपनी जीभ झटकने के बाद अपनी छुपने की क्षमता का इस्तेमाल किया। उसे बदला लेने की कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि उसके साथी धीरे धीरे अपने शिकार को फंसाने के लिए एक मजबूत घेरा बना रहे थे। साथ ही उनका नेता पहले ही उनकी दिशा में अग्रसर था। एक बार उसके पहुंचने पर उनके शत्रु के जीतने की संभावना शून्य हो जाती। हम क्या करेंगे? एस्ट ने चारों ओर सतर्कता से देखते हुए पूछा। हम उससे नहीं लड़ सकते जिसे हम देख नहीं सकते। वह किस तरह का राक्षस था? इसहाक ने पूछा। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी न सुना है और न ही देखा है। इसका नाम गैस्मिराज है। खतरे का स्तर सी, विलियम ने समझाया।
इसका मुख्य हथियार इसकी जीभ है जो 30 मीटर तक लंबी हो सकती है। इसके पंजों में जहर भी होता है जो इसके शिकार को लकवाग्रस्त कर सकता है। हर कीमत पर इससे दूर रहना। क्या तुम्हें उनकी कमजोरी पता है? इयान ने पूछा। और तुम्हें इस जीव के बारे में कैसे पता चला? मेरी मालकिन तो राक्षसों का चलता फिरता ज्ञान कोश है, विलियम ने बेपरवाही से झूठ बोला। मैंने उन्हें इस राक्षस के बारे में यूं ही बात करते सुना था। ये राक्षस दक्षिणी महाद्वीप के पूर्वी मैदानों में पनपता है। जहां तक उनकी कमजोरी की बात है, उनकी कोई कमजोरी नहीं है। मॉन्स्टर एनसाइक्लोपीडिया, एस्ट ने पूछा। यह क्या है? संक्षेप में, वह राक्षसों के बारे में बहुत कुछ जानती है, विलियम ने अटपटे ढंग से जवाब दिया। मैं समझ गया, एस्ट ने सिर हिलाया। हालांकि उसे लग रहा था कि विलियम उससे सच नहीं बोल रहा है, पर वह जानता था कि अभी ऐसे सवाल पूछने का समय नहीं है। क्या तुम्हारे मन में कोई योजना है? चूंकि वह पहले ही उसे पार्टी के नेता के रूप में मान्यता दे चुका था, इसलिए उसने ये देखने का फैसला किया कि क्या वास्तव में उसमें पार्टी का नेतृत्व करने की क्षमता है। एक तरीका है, लेकिन विलियम ने अनिच्छा से तीनों बच्चों की ओर देखा। हो सकता है कि आपको ये पसंद ना आए। तुम्हारा मतलब क्या है कि हमें ये पसंद नहीं आएगा? इयान ने चुनौती भरे लहजे में पूछा। विलियम ने इयान के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने आसपास के घास के मैदानों पर नजर डाली। यदि संभव हो तो वह इस क्षमता का उपयोग नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके गुरु ने उसे बार बार सार्वजनिक रूप से इसका उपयोग न करने की चेतावनी दी थी। विलियम, ये बात याद रखना, सेलिन ने गंभीर भाव से कहा। तुम्हारे इरादे चाहे कितने भी अच्छे या नेक क्यों न हो, इस शक्ति का प्रयोग करते समय मानवीय पूर्वाग्रह को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। इसका प्रयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में ही करना। योजक चिन्ह। जब वह अभी भी इस बात पर विचार कर रहा था कि उसे अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए या नहीं, तभी धरती हिलने लगी। उनकी दृष्टि में कम से कम 40 मीटर ऊंचा एक विशालकाय प्राणी प्रकट हुआ। उसकी त्वचा लाल थी और उसके सिर से एक सींग निकला हुआ था। उसके हाथ में रात के अंधेरे जैसा काला एक विशाल स्टील का हथौड़ा था। इस राक्षस की सबसे उल्लेखनीय विशेषता उसकी एक विशाल लाल आंख थी जो मानो उनकी आत्माओं को भेद देती थी। सामने मंडराते विशालकाय खतरे को देखकर विलियम के रोंगटे खड़े हो गए। उस राक्षस को देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ महीने पहले उसने स्ट्रैथमोर थंडरहॉर्न वुल्फ और गोल्डन स्केल्ड क्रोकोडाइल का सामना किया था। यह एक ऐसी उपस्थिति थी जिसे विलियम अपनी वर्तमान शक्ति के स्तर से कभी भी पराजित करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। अध्याय 73, साहस की चुनौती भाग 2। टेरहैंड, विशालकाय दौड़, खतरे का स्तर एसएस मिलेनियल बीस्ट। बहुत समय पहले की बात है, ऐसा कहा जाता है कि साइक्लोप्स की एक प्रजाति देवताओं के नियंत्रण से मुक्त हो गई और अस्तित्व में मौजूद हर चीज का नरसंहार करने लगी। उनके पास अविश्वसनीय शक्ति थी जो अन्य विशालकाय प्रजातियों में से अधिकांश को पराजित करने में सक्षम थी, जिसके कारण वे कई वर्षों तक बेरोकटोक घूमते रहे। उनके सिर पर मौजूद एकमात्र आंख प्रकाश की एक केंद्रित किरण उत्सर्जित करने में सक्षम है जो किले की दीवारों को नष्ट कर सकती है। वे धातु तत्व को एक निश्चित सीमा तक नियंत्रित करने में सक्षम हैं, जिससे उन्हें अपने शरीर को स्टील जितना कठोर बनाने की क्षमता मिलती है। वे पवित्र तत्व के सामने कमजोर हैं। योजक चिन्ह। आशा की जगह विलियम को निराशा का सामना करना पड़ा जब उसने टेरहैंड के बारे में जानकारी पढ़ी। हालांकि उसमें एक कमजोरी थी, लेकिन उसके पास पवित्र तत्व से युक्त कोई भी जॉब क्लास नहीं थी। उसकी एकमात्र उम्मीद उसके साथियों पर टिकी थी, इसलिए उसने ये पूछने का फैसला किया कि क्या उनमें से कोई भी उनके सामने मौजूद सहस्राब्दी राक्षस को मारने की शक्ति रखता है। इस राक्षस का नाम टेरहैंड है, विलियम ने अपनी आवाज में छिपी निराशा को दबाने की कोशिश करते हुए कहा। यह 1000 साल पुराना राक्षस है और इसकी एकमात्र कमजोरी पवित्र तत्व है। क्या आप में से किसी के पास पवित्र तत्व है? इसहाक और इयान ने अपने युवा स्वामी की ओर देखने से पहले अपना सिर हिलाया। एस्ट ने अनिच्छा से सिर हिलाने से पहले अपने होंठ काटे और कहा, मेरे पास पवित्र मंत्रों का उपयोग करने की शक्ति नहीं है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा हथियार है जो पवित्र तत्व से उत्प्रोत है। उस सुंदर लड़के ने हाथ हिलाया और उसके सामने एक तलवार प्रकट हो गई। देखने में साधारण सी लगने वाली वह तलवार कोई खास नहीं थी। वास्तव में वह इतनी सामान्य दिख रही थी कि विलियम को यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा था कि उसमें पवित्र तत्व समाहित है। अपने संदेह के कारण उसने तलवार पर अपने मूल्यांकन कौशल का उपयोग करने का निर्णय लिया। योजक चिन्ह। रैप्सोडी, शाश्वत गौरव की तलवार। ये वही तलवार है जिसे अल्टेरा नामक नायक ने अंधकार के युद्ध के दौरान मनुष्यों की रक्षा करते हुए धारण किया था। इसकी शक्ति इसके उपयोगकर्ता के विश्वास पर निर्भर करेगी।
उनका विश्वास जितना मजबूत होगा, तलवार उतनी ही शक्तिशाली हो जाएगी। पवित्र तत्वों से परिपूर्ण ये तलवार अविनाशी है। इसका प्रयोग केवल देवी एस्ट्रिड के सच्चे अनुयायी ही कर सकते हैं। योजक चिन्ह। तलवार के बारे में जानकारी पढ़ते समय विलियम के चेहरे पर एक जटिल भाव था। हालांकि अविनाशी और पवित्र तत्व से परिपूर्ण शब्द ने उसका ध्यान आकर्षित किया, फिर भी वह अपनी जीत की संभावनाओं को लेकर आशावादी नहीं था। टेरहैंड के अलावा 6 गेस्मिराज अपनी छुपने की क्षमता का इस्तेमाल करके छिपे हुए थे। विलियम का नक्शा निष्क्रिय था, इसलिए वह उनकी स्थिति का पता नहीं लगा पा रहा था। एक मिलेनियल बीस्ट और 6 अदृश्य खतरों के साथ विलियम को लगा कि इस चुनौती को पार करना नामुमकिन है। मुझे लगता है मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, विलियम ने मुट्ठी कसते हुए सोचा। ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी, इसलिए वह उपलब्ध तरीकों को लेकर दुविधा में नहीं रह सकता था। चूंकि उसके लिए टेरहैंड को हराना असंभव था, इसलिए वह सहायक भूमिका निभाने में खुद को समर्पित कर देगा ताकि एस्ट मिलेनियल बीस्ट को अंतिम प्रहार दे सके। एस्ट, क्या तुम्हें उस चीज को हराने का भरोसा है? विलियम ने पूछा। नहीं, एस्ट ने सिर हिलाया। इसे हराना नामुमकिन है। तलवार को हाथ में थामे हुए उसका हौसला पस्त हो रहा था। जब देवी ने कहा कि परीक्षा कठिन होगी, तो उसने सोचा कि देवी द्वारा उसे सौंपी गई पवित्र तलवार के बल पर वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा। एस्ट को अपनी नासमझी का एहसास हुआ। क्या किसी राज्य के भाग्य को प्रभावित करने वाली चुनौती आसान होगी? बिल्कुल नहीं। वह हताश होने लगा था। डर धीरे धीरे उसके दिल को जकड़ रहा था और उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। एस्ट को महसूस हुआ कि उसका हाथ चिपचिपा हो रहा है और उसके चेहरे से ठंडा पसीना बह रहा है। जब वह लगभग सारी उम्मीद खो चुका था, तभी 2 खुरदुरे हाथों ने उसके कंधों पर दबाव डाला। एस्ट ने अपना सिर उठाया और देखा कि चमकीली हरी आंखें सीधे उसकी ओर देख रही हैं। दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों न हो, एक हीरो अपने प्रतिद्वंदी को नहीं चुन सकता, विलियम ने दृढ़ता से कहा। इसीलिए उन्हें हीरो कहा जाता है। लेकिन मैं हीरो नहीं हूं, एस्ट ने जवाब दिया। मैं हीरो पैदा नहीं हुआ था। विलियम ने कहा, हीरो जन्म से नहीं होते, बल्कि बनाए जाते हैं। हीरो एक साधारण व्यक्ति होता है जो भारी बाधाओं के बावजूद दृढ़ रहने और डटे रहने की शक्ति पाता है। विलियम की आत्मविश्वास भरी आवाज एस्ट के दिल में उतर गई और उस डर को दूर कर दिया जिसने उसे लगभग लकवाग्रस्त कर दिया था। एस्ट को विलियम की हथेलियों से फैलती गर्माहट भी महसूस हो रही थी, जो इस समय उसके कंधों पर टिकी हुई थी। प्रेरक भाषण समाप्त, विलियम ने अपने सामने खड़े प्रतिद्वंद्वी को देखते हुए कहा। उसकी निडर निगाहों ने इसहाक को अचंभित कर दिया और यहां तक कि इयान, जो हमेशा विलियम के प्रति संशय में रहता था, को भी मानना पड़ा कि लड़के का वर्तमान भाव वाकई शानदार था। प्रदान करो। बर्फ का कवच। झुंड का नेता। विलियम ने अपने झुंड को मजबूत किया और एस्ट और जुड़वा बच्चों समेत सभी को बर्फ का कवच पहना दिया। फिर उसने सिस्टम से अपने सब क्लास को आइस विजार्ड से डार्क मेज में बदलने का अनुरोध किया। फिलहाल उसकी बर्फ की जादुई शक्ति दुश्मनों के खिलाफ कुछ खास असर नहीं डाल पा रही थी, इसलिए उसने गंभीरता से काम करने का फैसला किया। योजक चिन्ह। विलियम, मैंने तुम्हें जो मित्रिल का हार दिया है, वह खास है, सेलिन ने लड़के के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। इसमें एक खास खासियत है जिसे तुम हर 5 साल में एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। इसे इस्तेमाल करने की कीमत बहुत ज्यादा है। हालांकि अगर आपको कीमत चुकाने और मरने के बीच चुनाव करना पड़े, तो आपको कीमत चुकाकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आखिरकार जीवित रहते हुए ही आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। कॉलर की क्षमता को सक्रिय करने का पासकोड है। योजक चिन्ह। विलियम ने अपने गले में लगे मित्रिल कॉलर को छुआ और कहा, नियम तोड़ने वाला। जैसे ही विलियम ने अपने शरीर में शक्ति का प्रवाह महसूस किया, उसका कॉलर चमकदार नीले रंग से जगमगा उठा। यह एक निषिद्ध मंत्र था जो सेलिन ने उसे पवित्र मंदिर जाने से पहले अपने जीवन की रक्षा के लिए सिखाया था। विलियम को यह नहीं पता था कि सेलिन को पहले से ही आभास हो गया था कि यात्रा के दौरान विलियम को अत्यधिक खतरे का सामना करना पड़ेगा। इसी कारण उसने विलियम को जीवित रहने का मौका देने के लिए कॉलर का रहस्य बताने का फैसला किया। विलियम के शरीर के चारों ओर अंधेरे की लताएं लिपट गईं क्योंकि मित्रिल कॉलर ने अपना विशेष कार्य किया। ये तो काला जादू है, इसहाक ने हौंफते हुए कहा। इयान की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, फिर उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव आ गया। एस्ट उस लाल बालों वाले लड़के को घूर रहा था जो धीरे धीरे अंधेरे में डूबता जा रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि विलियम के प्रति उसके मन में कोई नकारात्मक भावना नहीं थी। वास्तव में एस्ट को उससे शांति और सुरक्षा का एहसास हो रहा था। एस्ट समझ गई थी कि विलियम अपना ये पक्ष दिखाकर जोखिम उठा रहा है।
उसके हाथ में मौजूद तलवार शक्ति से स्पंदित हो रही थी और देवी के शब्द उसके कानों में फुसफुसा रहे थे। मैं सिर्फ नतीजों को देखता हूँ, प्रक्रिया को नहीं। देवी एस्ट्रिड, मुझे लगता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या कहना चाह रही हैं। एस्ट ने मन ही मन सोचा और अपने हाथ में तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। चूंकि आपने उसे इस परीक्षा में मेरा साथी चुना है, इसलिए मैं भी उस पर भरोसा रखूंगा। योजक चिन्ह डिंग। विस्टेरिया के कॉलर का विशेष कार्य सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया। डार्क मेज जॉब क्लास को जबरन प्रेस्टीज क्लास में अपग्रेड कर दिया गया है। प्राप्त प्रतिष्ठा वर्ग अंधकार का राजकुमार। ये जॉब क्लास अस्थायी है और केवल 2 घंटे तक चलेगी। योजक चिन्ह। विलियम ने राहत की सांस ली जब उसके शरीर में शक्ति स्थिर हो गई। उसे पहली बार इतनी शक्ति का अनुभव हुआ था। फिर भी वह समझता था कि अपनी वर्तमान शक्ति से वह मिलेनियल बीस्ट को हरा नहीं पाएगा। हालांकि 1 शताब्दी वर्ष के विशालकाय राक्षस को हराना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अलौकिक दृष्टि। विलियम के होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान आ गई और उसकी आंखों का रंग सुनहरा हो गया। छिपे हुए गैस्मिराज उसकी आंखों के सामने आ गए और उसने मिलेनियल बीस्ट से लड़ने से पहले उनसे निपटने का फैसला किया। हे गौरवशाली अंधकार, मेरे मुक्तिदाता, मुझे इस संकट की घड़ी में आपकी आवश्यकता है। मेरा मार्गदर्शन कीजिए ताकि मैं आपके शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। उन मूर्खों को दंडित कीजिए जिन्होंने आपका नाम भुला दिया है, और उन सभी को शाश्वत अंधकार में धकेल दीजिए। अंधकार का नाश करने वाला। आकाश से 1 दर्जन से अधिक काली किरणें निकलीं और मैदानों में इधर उधर फैल गईं। छिपे हुए राक्षस चीख उठे और उनकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। उनकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा और उनके शरीर दर्द से कराहते हुए जमीन पर लौटने लगे। मामा एला, छोटे मोटे काम तुम पर छोड़ दो, विलियम ने आदेश दिया। एस्ट और तुम्हारे दोनों साथियों, हम टेरहन से निपटेंगे। मैं अभी कह रहा हूं, लेकिन तुम में से किसी को भी मरने की इजाजत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? मिया, समझ गया। एस्ट ने सिर हिलाया। ठीक है, इसहाक ने दृढ़ भाव से उत्तर दिया। मैं बस एक बार आपके पीछे चलूंगा। इयान ने फिलहाल अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। हालांकि वह विलियम को नापसंद करता था, लेकिन वह किसी भी हालत में अपने युवा मालिक को अकेले साइक्लोप्स का सामना करने नहीं देगा। अध्याय 74 देवताओं का प्रिय व्यक्ति। एक जोरदार दहाड़ के साथ युद्ध आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। टेरहन वास्तव में एक बहुत ही दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था। बच्चों के किसी भी हमले से उसके शरीर को कोई क्षति नहीं पहुंच रही थी। यहां तक कि एस्ट की तलवार रेप्सोडी भी अधिक से अधिक सती घाव ही कर सकती थी, जो पल भर में ठीक हो जाते थे। एस्ट, पीछे हट जाओ, विलियम ने आदेश दिया। एस्टे ने बिना सोचे समझे तुरंत विलियम का आदेश मान लिया। काले जादू से बना एक चाबुक उसकी कमर पर लिपट गया। विलियम के हाथ के एक झटके से एस्टे अपनी जगह से ठीक समय पर खींच गया और साइक्लोप्स की आंख से निकली लाल रोशनी की किरण से बच गया। जमीन में धमाका हुआ और जलते हुए पत्थर चारों ओर बिखर गए। धमाके के पास मौजूद इसहाक और इयान ने चारों ओर उड़ रहे खतरनाक पत्थरों से बचते हुए खुद को सुरक्षित दूरी पर पहुंचा लिया। हम इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते, विलियम ने कहा जैसे ही एस्ट उसके बगल में उतरा। हमें उसे एक ही वार में खत्म करना होगा। लेकिन कैसे? एस्ट ने पूछा। अचानक उसे एक बात समझ में आई। मुझे मत बताओ। हाँ, विलियम ने अपना सिर उठाया और साइक्लोप्स की इकलौती आंख की ओर देखा जो उन्हें तिरस्कार भरी निगाहों से देख रही थी। हमें उसकी आंख पर हमला करना होगा। कहना एक बात थी, लेकिन असल में उसे अंजाम देना दूसरी बात। साइक्लोप्स उनसे कहीं ज्यादा विशालकाय था। उससे नजदीकी लड़ाई करना भी बहुत जोखिम भरा था, क्योंकि वह नजदीकी लड़ाई में माहिर था। अगर उनकी तेज गतिशीलता और विलियम की सहायक भूमिका न होती, तो अब तक वे सब मर चुके होते। जमीन कांप उठी जब साइक्लोप्स ने अपने हथौड़े से इसहाक और इयान को कुचल दिया, जो अपने लंबी दूरी के जादुई हमलों से उसका ध्यान भटका रहे थे। इसहाक की पृथ्वी की जादुई शक्ति और इयान की जल की जादुई शक्ति ने मिलकर साइक्लोप्स की आंख पर गोले दागे। इन हमलों से आंख को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इससे वह दैत्य इतना चिढ़ गया कि उसने अपने सारे हमले उन्हीं पर केंद्रित कर दिए। इयान हवा में उछला और विलियम के काले चाबुक ने उसे साइक्लोप्स के हमले की सीमा से बाहर खींच लिया। वे साइक्लोप्स के खिलाफ हिट एंड रन की रणनीति अपना रहे थे, क्योंकि उससे सीधे मुकाबला करना बहुत खतरनाक था। प्राप्त अनुभव अंक 10,000। विलियम ने गंभीर भाव से सूचना देखी। वह एला और अपने साथियों को गैस्मिराज को मारने के लिए पर्याप्त समय दे रहा था ताकि वे साइक्लोप्स से निपटने में उनकी मदद कर सकें। अभी 2 और छोटे मोटे दुश्मन बचे हैं, विलियम ने सोचा और एला और बकरियों द्वारा घेर लिए जा रहे बेचारे गैस्मिराजों पर एक नजर डाली। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में ये सब खत्म हो जाएगा।
2 मिनट का समय कम लग सकता है, लेकिन जब 1000 साल पुराने दानव से लड़ना हो तो हर सेकंड मायने रखता है। विलियम ये भी जानता था कि भले ही एला और बाकी बकरियां अपना मिशन पूरा कर लें, लेकिन साइक्लोप्स के खिलाफ उनकी मदद बहुत सीमित होगी। एला के अलावा बाकी एंगोरियन बकरियां कुछ नहीं कर सकती थीं। विलियम इतना मूर्ख नहीं था कि उन्हें 1000 साल पुराने राक्षस से लड़ने का आदेश दे। ये तो मानो किसी चट्टान पर अंडे फेंकने जैसा होता। उसने साइक्लोप्स पर 1 दर्जन से अधिक वॉइड एरो दागे थे, लेकिन उस पर उसके काले जादू का कोई असर नहीं हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि साइक्लोप्स जाति किसी भी प्रकार के जादू से अप्रभावित थी जो उनकी दृष्टि को निष्क्रिय कर देता था। मैदानों में एक भयानक दहाड़ गूंज उठी जब साइक्लोप्स ने उत्पात मचाया। उसने अपना हथौड़ा घुमाया और विलियम और एस्ट की ओर फेंका। उड़ान भरते हुए विलियम ने एस्ट की कमर पकड़ते हुए कहा। फिर वह आने वाले हमले से बचने के लिए आकाश की ओर उड़ गया। हालांकि हमला चूक गया, लेकिन एक शक्तिशाली झटके ने दोनों बच्चों को दूर धकेल दिया और उस जगह पर धूल का बादल छा गया जहां विशाल हथौड़ा गिरा था। यह तो सचमुच निराशाजनक है। विलियम और एस्ट के जमीन पर उतरते ही एस्ट ने आह भरी। हम इसे मार नहीं पाएंगे। बेशक हम इसे मार नहीं सकते, विलियम ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, लेकिन हम इसे हरा सकते हैं। यह मत भूलो कि तलवार की शक्ति तुम्हारे विश्वास पर निर्भर करती है। अगर तुम्हारा विश्वास डगमगाता है तो उसकी शक्ति भी प्रभावित होगी। मुझे पता है, एस्ट ने दांत पीसते हुए कहा। उसे पता तो है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? चाहे वह अपने विश्वास पर कितना भी अडिग रहने की कोशिश करे, उसे ऐसा लग रहा था मानो वह एक हाथी के सामने खड़ी चींटी हो। उसके लिए खड़े रहना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन जैसे जैसे वह साइक्लोप्स से लड़ता गया, उसे एहसास होता गया कि इस चुनौती को पार करना नामुमकिन है। इस परीक्षा को साहस की परीक्षा कहा जाता है, विलियम ने उसे याद दिलाया। वह समझ गया था कि एस्ट हताश हो रहा है और इस नाजुक समय में उसका हौसला टूटना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब है कि यह परीक्षा हमारे साहस की परीक्षा होगी। शायद साइक्लोप्स को मारना इस परीक्षा का लक्ष्य नहीं है। तो फिर इस मुकदमे का उद्देश्य क्या है? यह महज एक अनुमान है, लेकिन मुझे लगता है कि लक्ष्य एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करने का साहस रखना है जिसे हराना असंभव है। विलियम को खेलों में इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ा था। कुछ बॉस और किरदार अजेय होते थे और कहानी को आगे बढ़ाने के लिए उनसे लड़ना पड़ता था। जब नायक हारने ही वाला होता था, तभी कुछ ऐसा होता था जिससे अजेय बॉस भाग जाता था या लड़ाई तुरंत खत्म हो जाती थी। हमें बस ये पता लगाना है कि उस घटना को शुरू करने के लिए क्या आवश्यकता है। विलियम ने सोचा और अपने पक्ष में पलड़ा झुकाने वाले किसी भी सुराग की तलाश में अपना दिमाग खपा दिया। ऐसे प्रतिद्वंदी का सामना करने का साहस जिसे आप हरा नहीं सकते, एस्ट ने बुदबुदाते हुए कहा। शायद आप सही कह रहे हैं। शायद हमें बस लड़ते रहना चाहिए और अपनी बहादुरी दिखानी चाहिए। हाँ, विलियम ने जवाब दिया। गैविन ने मुझे ये परीक्षा दी है, इसलिए इसे पास करने का कोई न कोई तरीका तो जरूर होगा। उसने मुझे ऐसी परीक्षा तो नहीं दी होगी जिसे पास करना नामुमकिन हो, है ना? गैविन, क्या विलियम के लिए उस एक आंख वाले राक्षस को हराने का कोई तरीका है? इससे ही ने अपने सामने दिख रहे प्रक्षेपण को देखते हुए पूछा। क्या ये परीक्षा बहुत कठिन नहीं है? बिल्कुल। क्या तुम विलियम को धमकाना चाहती हो? लिली ने ताना मारा। उसने अभी तक मेरी दैवीय शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है और तुम अभी से उसे मरवाने की योजना बना रही हो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? प्रोजेक्शन में संघर्ष कर रहे लाल बालों वाले लड़के को देखते हुए गैविन ने अपना गला साफ किया। दरअसल विलियम के लिए मैंने ये परीक्षा तय नहीं की थी। एस्ट्रेड मुझसे पहले मिलने आई थी और उसने पूछा था कि क्या मेरा अनुयायी उसके एक धर्मनिष्ठ अनुयायी को उसके द्वारा तैयार की गई परीक्षा में जीत दिलाने में मदद कर सकता है। तो ये सब उस टॉमबॉय की करतूत है, लिली ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। जब ये उसकी धार्मिक आस्था की समस्या है तो उसे दूसरों को इसमें घसीटने की क्या जरूरत है? क्योंकि मेरे अनुयायी के लिए इस मिशन को पूरा करने का यही एकमात्र तरीका है। शूरवीर का कवच पहने एक सुंदर महिला अचानक प्रकट हुई। उसके लंबे काले बाल पोनीटेल में बंधे थे और उसकी आंखों में अटूट दृढ़ संकल्प झलक रहा था। वह समझ गई थी कि एस्ट हार मानने ही वाला है। उसके बगल में खड़े लाल बालों वाले लड़के के शब्द ही उसे पूरी तरह से निराश होने से बचा रहे थे। मेरा अनुयायी अभी बहुत छोटा और अनुभवहीन है, एस्ट्रिड ने स्पष्ट और सटीक स्वर में कहा। बस संयोगवश मुझे उसके आसपास किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति का आभास हुआ जिसमें दिव्य शक्ति का प्रबल वास था। गहन छानबीन के बाद मुझे पता चला कि वह गैविन के अनुयायियों में से एक था। एस्ट्रेड रुकी और लिली और इस्सेई को तिरछी नजर से देखा।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस लड़के के शरीर में एक नहीं बल्कि 3 देवत्व समाहित हैं। मैंने ऐसा पहली बार देखा है। मैं बहुत उत्सुक हूँ, आप दोनों ने दूसरे देवता के अनुयायी को इतना महत्व क्यों दिया? मुझे आश्चर्य है कि जब दूसरे देवताओं को इस रहस्य के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। लिली ने गुस्से से कमर पर हाथ रखते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि तुम हमें ब्लैकमेल कर सकते हो? हम कोई नियम नहीं तोड़ रहे हैं। क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो? इससे ने अपनी आंखें सिकोड़ी। मुझे शक है कि तुम्हारे जैसे नेक योद्धा को गपशप करना पसंद होगा, लेकिन अगर तुमने कभी ऐसा किया तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे सभी अनुयायी मेरे अनुयायियों के हरम का हिस्सा बन जाएं। मैं तुमसे या किसी भी देवता से नहीं डरता। मेरे भाई से पंगा मत लेना, वरना मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे सभी अनुयायी मेरे आदमियों के देहदास बन जाएं। एस्ट्रिड ने अपनी भौहें उठाई, लेकिन उसने इससे बहस नहीं की। नई पीढ़ी के देवताओं में हरम देवता एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास पूर्ण शक्ति थी। उसके सभी अनुयायी अपने अपने लोकों में बहुत प्रभावशाली लोग थे। निम्नतम आम लोगों से लेकर सर्वोच्च राजाओं और सम्राटों तक सभी उसकी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकते थे और सभी देवता उससे सावधान रहते थे। कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके कट्टर अनुयायी ऐसे बुद्धिहीन गुलाम बन जाएं जो स्वेच्छा से दुराचार में लिप्त हो जाएं। शांत रहो, एस्ट्रेड ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। मेरा ये बात किसी को बताने का कोई इरादा नहीं है। लिली ने नाक सिकुड़ी और उस अकड़ू टॉम्बॉय को खरी खोटी सुनाने ही वाली थी कि उसने देखा कि गैविन अपना सिर हिला रहा है। उसके पास अपने मन में ही अपनी प्रतिक्रिया को दबाने और मैदान में चल रही लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो फिर वे इस मिशन को कैसे पूरा कर पाएंगे? डेविड ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए पूछा। क्या ये सचमुच सिर्फ साहस की परीक्षा है? मुझे तो जीतने की कोई उम्मीद ही क्यों नहीं दिख रही। ये मुकदमा तो शुरू से ही मंजूर नहीं होना चाहिए था, एस्ट्रिड ने स्वीकार किया। तुमने क्या कहा? लिली ने शूरवीरों की देवी को घूर कर देखा। सच कहूं तो मैं हेलेन साम्राज्य से किया अपना वादा निभाना नहीं चाहती। एस्ट्रिड ने अपनी निष्ठावान अनुयायी को कोमल दृष्टि से देखा। बात यह है कि एस्ट ने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे एक मौका देने के बदले में अपना सब कुछ दे देगी। जब मैंने उससे कहा कि अगर वह अपना जीवन एक पुरुष के रूप में हमेशा के लिए व्यतीत करे तो मैं उसे एक मौका दूंगी, तो उसने बिना सोचे समझे हाँ कह दी। मुझे लगा कि वह मजाक कर रही है, लेकिन जब मैंने सचमुच उसे और उसके अधीन काम करने वाली दोनों लड़कियों को लड़कों में बदल दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि वह गंभीर थी। चूंकि ऐसा था तो मुझे कम से कम उसे जीतने का मौका तो देना ही चाहिए। लेकिन आपने तो पहले ही कहा था कि इस मुकदमे को सुलझाया ही नहीं जा सकता, इससे ने बीच में टोकते हुए कहा। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि आपने अपने अनुयायी से झूठ बोला? यह सच है कि अगर एस्ट अकेली होती तो वह मुकदमे में जीत हासिल नहीं कर पाती, एस्ट्रिड ने जवाब दिया। इसीलिए मैंने गैविन से मदद मांगी थी। एस्ट्रिड ने अपना ध्यान विलियम पर केंद्रित किया, जो इस समय एस्ट को हवा में उठाए हुए था। उसकी आंखों में आशा की एक झलक दिखाई दे रही थी। शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिसे 3 देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो। 4, डेविड ने बीच में ही टोकते हुए कहा। 3 नहीं, 4। एस्ट्रेड के होठों के कोने हल्के से फड़क उठे जब उसने बगल में शांति से चाय पी रहे चरवाहे भगवान को देखा। डेविड, तुम भी इसमें शामिल हो? क्यों नहीं, डेविड ने जवाब दिया। विलियम बहुत ही दिलचस्प लड़का है। वह मुझे मेरे जन्म के दिनों की याद दिलाता है। चूंकि वह मेरी तरह ही सुंदर है, इसलिए वह जरूर कोई न कोई रास्ता निकाल लेगा। अरे हाँ, मुझे याद आया, उसके ग्रह पर एक मशहूर कहावत है जो कुछ इस तरह है, जहां चाह है वहां राह है। एस्ट्रेड, अगर विल सचमुच इस मिशन को पूरा कर लेता है तो तुम पर उसका एहसान रहेगा। चारों देवताओं ने दाऊद को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। क्या तुम इतने सुंदर हो? क्या तुमने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा है? पिटुई, मैं इस पर विचार करूंगी, एस्ट्रेड ने अपने चेहरे पर शांत भाव बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हुए जवाब दिया। लेकिन पहले उससे मुझे अपनी क्षमता दिखानी होगी। मैं सचमुच देखना चाहती हूं कि क्या 4 देवताओं का प्रिय बालक असंभव को संभव कर सकता है। गेविन, इससे लिली और डेविड ने प्रोजेक्शन में संघर्षरत विलियम को देखा। हालांकि वे उसे पसंद करते थे, फिर भी वे उस लड़के के लिए उस बाधा को दूर करने का कोई उपाय नहीं सोच पा रहे थे जिसका वह वर्तमान में सामना कर रहा था। अध्याय 75, मेरे अयोग्य हाथों को अपनी शक्ति प्रदान करें। सुनो, मैं इस रूप में हमेशा नहीं रह सकता, विलियम ने समझाया और साइक्लोप्स के हमलों से बचते हुए एस्ट, इसहाक और इयान को अपने साथ खींचने के लिए अपनी काली जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। क्योंकि वे एक खुले मैदान में लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें हमलों से बचने के लिए काफी जगह मिल गई। हालांकि साइक्लोप्स के हमले शक्तिशाली थे, लेकिन जब तक वे लगते नहीं तब तक वे सुरक्षित थे।
मैं एक निश्चित जादू का प्रयोग कर रहा हूं जिससे मुझे थोड़े समय के लिए शक्ति प्राप्त हो जाती है, विलियम ने गंभीर भाव से कहा। एक बार यह जादू समाप्त हो जाए तो मैं 5 वर्षों तक जादू का प्रयोग नहीं कर पाऊंगा। क्या? एस्ट ने हैरानी से पूछा, आप 5 साल तक जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? हाँ, विलियम ने उत्तर दिया। 5 साल तक जादू का इस्तेमाल न कर पाना भी यहां मरने से बेहतर है। क्या आप सहमत नहीं हैं? लेकिन फिर भी, चिंता मत करो, मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं किया। यह मेरी भी परीक्षा का हिस्सा है, इसलिए हम दोनों एक ही नाव में हैं। इसहाक ने विलियम को प्रशंसा भरी निगाहों से देखा। वहीं दूसरी ओर इयान के चेहरे पर दया का भाव था। हालांकि दोनों के भाव अलग अलग थे, फिर भी वे विलियम के बलिदान के महत्व को समझते थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लाल बालों वाला लड़का अपने युवा स्वामी को साहस की परीक्षा पास कराने के लिए इतना आगे जाएगा। हम इस मुकदमे में असफल नहीं हो सकते, विलियम ने कहा। चूंकि मैंने पूरी ताकत लगाने का फैसला किया है, इसलिए आप में से कोई भी मेरी टांग नहीं खींच सकता। मेरे पास एक योजना है, लेकिन ये जोखिम भरी है। क्या आप सभी अपनी जान जोखिम में डालने और मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार हैं? हाँ, एस्ट ने दृढ़ निश्चय के साथ उत्तर दिया। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी तलवार को कसकर पकड़ लिया। अगर इससे हमें इस मिशन को पूरा करने में मदद मिलेगी तो मैं तैयार हूं। इसहाक और इयान ने एक दूसरे की ओर देखा और दृढ़ता से सिर हिलाया। इस बार दोनों विलियम के आदेशों पर सवाल नहीं उठाएंगे और उसे पूरा सहयोग देंगे। हमारे पास इसे करने का सिर्फ एक ही मौका है, इसलिए इसका पूरा फायदा उठाएं। इसके बाद विलियम ने अपनी योजना समझाना शुरू किया। एस्ट और उसके जुड़वा बच्चों के चेहरे पर गंभीरता छा गई जब उन्होंने उसके निर्देशों को सुना। तुम में से कोई भी पीछे हट सकता है, विलियम ने आह भरी। लेकिन मेरी जादू की समय सीमा समाप्त होने के बाद हम केवल अपनी मृत्यु का इंतजार करेंगे। चूंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो चलो इसे कर ही देते हैं, इयान ने दूर दिख रहे साइक्लोप्स की ओर देखते हुए कहा। मैं सहमत हूं, इसहाक ने अपनी राय व्यक्त की। एस्ट ने सहमति में सिर हिलाया। बहुत खूब, चूंकि आप सभी सहमत हो गए हैं तो हम सब इसमें एक साथ हैं, विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे 2 मिनट के लिए रोके रखो, मुझे अपनी तैयारी करनी है। ठीक है। विलियम जमीन पर उतरा, लेकिन उसने बच्चों की कमर पर बंधी काली चाबुकें नहीं हटाईं। इस तरह, अगर वे साइक्लोप्स के हमलों से बचने में असमर्थ होते तो वह उन्हें खतरे से दूर खींच सकता था। प्राप्त अनुभव अंक 10,000। शाबाश मामा एला, विलियम ने सोचा। बस एक और। एस्ट, इयान और इसहाक अलग अलग दिशाओं से साइक्लोप्स की ओर दौड़े। जुड़वा भाई साइक्लोप्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी दूर से की जाने वाली जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे थे। विलियम ने अपनी जीत में सहायक मंत्र की तैयारी करते हुए कुछ हस्त मुद्राएं बनाईं। तभी उसके सामने एक काला खंजर प्रकट हुआ और उसकी उंगली के सिरे पर वार किया, जिससे उसकी उंगली से खून बहने लगा। जैसे ही खून जमीन में समा गया, विलियम के पैरों के नीचे एक लाल जादुई घेरा प्रकट हुआ। जादुई घेरा पूरी तरह से बनते ही विलियम ने तुरंत अपना मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। ऐसा अंधकार जो काले से भी अधिक गहरा है, वह रक्त जो जीवित प्राणियों के जीवन से प्रज्वलित होता है। मैं अपने सामने आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने का संकल्प लेता हूं। हे प्रभु, मेरी अयोग्य भुजाओं को अपनी शक्ति प्रदान कीजिए, और जो मूर्ख मेरे मार्ग में खड़े हैं, वे आपकी असीम शक्ति से नष्ट हो जाएं। अंधकार के क्लोन। विलियम के जादू का असर होते ही विलियम, एस्ट, इसहाक और इयान की संख्या अचानक कई गुना बढ़ गई। क्लोन्स ऑफ डार्कनेस ने विलियम के हर लक्ष्य के लिए 1 दर्जन क्लोन बना लिए। ये क्लोन साधारण क्लोन नहीं थे, क्योंकि ये अपने मूल रूप की 50% शक्ति प्रकट करने में सक्षम थे। इस अद्भुत प्रभाव का लाभ न केवल बच्चों को मिला, बल्कि एला और अन्य बकरियों को भी मिला। इसी वजह से सैकड़ों बकरियों ने आसानी से आखिरी गैस्मेराज को हरा दिया और उसे परलोक भेज दिया। प्राप्त अनुभव अंक 10,000। मी बकरियों ने पूरी ताकत से साइक्लोप्स की ओर धावा बोल दिया। बेशक एला को छोड़कर बाकी बकरियों को विलियम ने युद्ध में शामिल न होने का आदेश दिया था। हालांकि वे अनिच्छुक थीं, फिर भी उन्होंने अपने चरवाहे के आदेश का पालन किया और साइक्लोप्स से सुरक्षित दूरी बनाए रखी। जैसे ही क्लोन अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, साइक्लोप्स के केंद्र में रहते हुए एक भीषण युद्ध छिड़ गया। एस्ट के क्लोनों ने अपनी तलवारें उठाईं और साइक्लोप्स के टखनों और पैरों पर वार करने लगे। विलियम की मौजूदा स्थिति को देखते हुए एस्ट ने आखिरकार सावधानी को दरकिनार करते हुए साइक्लोप्स को हराने का निश्चय कर लिया। उसके रवैये में आए इस अचानक बदलाव के कारण उसकी तलवार की शक्ति हर गुजरते सेकंड के साथ धीरे धीरे बढ़ती गई।
विलियम के क्लोन युद्ध के मैदान में तेजी से दौड़े और अपने सहयोगियों को विशालकाय राक्षस के कमजोर बिंदुओं से बचने और उन पर हमला करने में मदद करने के लिए काले कोणों का इस्तेमाल किया। साइक्लॉप्स क्रोधित हो गया और उसने अपना हथौड़ा बेतहाशा इधर उधर घुमाया। उसने अपनी आंख से प्रकाश की किरणें भी छोड़ी, इस उम्मीद में कि वह उन कीड़ों को नष्ट कर देगा जो उस समय उस पर हमला कर रहे थे। दुर्भाग्यवश विलियम के क्लोनों ने सहायक भूमिका निभाने का संकल्प लिया था। उसके सभी क्लोन हवा में उड़ रहे थे और उन्होंने स्थिति को अपने नियंत्रण में ले लिया। जमीन पर पड़ा हुआ असली विलियम अपनी खून से सनी उंगली उठाकर उसे बंदूक की तरह साइक्लोप्स की आंख पर निशाना साधते हुए बोला, लिरोवास्नील एरियन टायरिलियर मैरियर टेलेंडेन टेलारेनियर अर्रासनल ट्राइलिनेब्रेडीज मेरियनियल एरोरिलिब्रस एलोवेन ट्रियासिलरियल रेनिलोल ट्रिलोरेन मोरेलिन नीलिनेब्रनील अरेनास मेरलिनियन। निशाना साधते ही विलियम की उंगली की नोक पर एक रहस्यमयी लाल चमक दिखाई दी। इस मंत्र से किसी सहस्राब्दी राक्षस को तुरंत मारने की संभावना केवल 1% थी और सेलिन ने लोंट में सुनहरे शल्क वाले मगरमच्छ पर इसका प्रयोग किया था। विलियम ने जोखिम उठाने का फैसला किया और अपने सामने मौजूद मिलेनियल बीस्ट की जान लेने के लिए इस जादू का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। मौत की उंगली। विलियम दहाड़ा और उसकी उंगली से लाल बिजली की एक किरण निकली। साइक्लॉप्स ने विलियम के हमले के घातक खतरे को भांप लिया और तुरंत अपनी प्रकाश की किरण से उसका जवाब दिया। लाल किरण और लाल बिजली की चमक आपस में टकराईं, जिससे सभी के दिल कांप उठे। विलियम के पैर जमीन पर फिसल गए क्योंकि वह साइक्लोप्स के जवाबी हमले का सीधे सामना कर रहा था। उसके होठों के कोने से खून रिस रहा था, लेकिन उसने अपना हमला नहीं रोका। वह अपनी सारी जादुई शक्ति इस आक्रामक मंत्र में झोंक रहा था क्योंकि टेरहन को हराने का यही उनका एकमात्र मौका था। एक जोरदार विस्फोट से हवा में कंपन की लहर दौड़ गई क्योंकि दोनों हमले एक दूसरे को बेअसर कर गए। विलियम शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा क्योंकि उसके शरीर से जादू की अंतिम शक्ति भी समाप्त हो गई थी। एस्ट। विलियम के क्लोनों में से एक ने लकड़ी के डंडे को बेसबॉल बैट की तरह हाथ में पकड़े हुए चिल्लाया। एस्ट ने जरा भी संकोच नहीं किया और हवा में उछल पड़ा। उसने लकड़ी के डंडे पर उतरते ही वार करने के लिए अपना शरीर तैयार कर लिया। जाओ। विलियम के क्लोन ने लकड़ी की छड़ी घुमाते हुए चिल्लाया। मैग्नम बर्स्ट। एस्ट तोप के गोले की तरह हवा में उड़ गया। साइक्लॉप्स की प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी थी क्योंकि विलियम के पूरे बल से किए गए घातक प्रहार का मुकाबला करने में वह भी थक चुका था। उस युवक ने निडर होकर अपने हाथ में पकड़ी तलवार को पीछे खींच लिया, मानो वह अपनी सबसे शक्तिशाली चाल चलने की तैयारी कर रहा हो। हे संसार पर प्रकाश डालने वाले, अपनी शाश्वत महिमा से हम सबको सराबोर कर दो, एस्ट ने गरजते हुए कहा। फिर उसने पूरी ताकत से तलवार आगे की ओर चलाई। महान क्रॉस। जैसे ही पवित्र तलवार ने साइक्लोप्स की आंख के केंद्र को भेदा, एक चमकदार प्रकाश ने उसे घेर लिया। साइक्लोप्स को चीखने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि पवित्र प्रकाश से बने एक क्रॉस ने उसके शरीर को 2 हिस्सों में फाड़ दिया। अंधकार की एक काली चाबुक एस्ट की कमर के चारों ओर लिपट गई और उसे खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले गई। कुछ ही क्षण बाद वह विशालकाय दानव जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। युद्ध क्षेत्र में मौजूद सभी लोग उस दानव के अवशेषों को देख रहे थे। तभी विलियम का क्लोन धीरे से जमीन पर उतरा और एस्ट को राजकुमारी की तरह गोद में उठा लिया। शाबाश, क्लोन ने कहा और उस सुंदर लड़के को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद की। क्या हम जीत गए? एस्ट ने पूछा। उसे अब भी आधा संदेह था कि क्या वे वाकई मिलेनियल बीस्ट के खिलाफ जीत पाए हैं। हाँ, विलियम के क्लोन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर प्रकाश के कणों में विलीन हो गया। किसी कारणवश क्लोन के चेहरे पर स्वीकृति की मुस्कान देखकर एस्ट का दिल जोर से धड़कने लगा। एक ऐसी भावना जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, उसके भोले भाले दिल में पनपने लगी। हैरानी की बात यह थी कि उसे यह भावना बुरी नहीं लगी। अध्याय 76 आंखों को अप्रिय। जब विलियम ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अपरिचित कमरे में पाया। मैं कहाँ हूँ? विलियम ने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करते हुए सोचा। उसे आश्चर्य हुआ कि चाहे वह कितना भी प्रयास करे, उसका शरीर हिल नहीं रहा था। अरे, वह अपनी उंगली भी नहीं हिला पा रहा था। ये क्या है? नींद का लकवा। विलियम को यह अनुभूति तब हुई थी जब वह पृथ्वी पर था। यह एहसास वाकई डरावना था क्योंकि आप पूरी तरह से जागे हुए होते हैं, फिर भी आप हिल डुल नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। लाल बालों वाले लड़के ने साइक्लोप्स के खिलाफ लड़ाई के दौरान घटी घटनाओं को याद करते हुए अपने घबराए हुए दिल को शांत करने की कोशिश की। मुझे बस इतना याद है कि मैंने मौत की उंगली का इस्तेमाल किया था। उसके बाद मैं बेहोश हो गया, विलियम ने मन ही मनाह भरी। अचानक उसके दिल में एक डरावना ख्याल आया। रुको, कहीं हम हार तो नहीं गए? बिल्कुल नहीं। क्या मैं फिर से मर गया?
क्या यही परलोक है? जब विलियम सचमुच घबराने लगा था, तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक जाना पहचाना सुंदर लड़का उसकी नजरों के सामने आ गया। विलियम, क्या तुम जाग रहे हो? एस्ट ने बिस्तर पर लेटे लड़के की ओर देखते हुए पूछा। उसने देखा कि उसकी आंखें खुली हुई थीं और किसी कारणवश वे सीधे उसकी ओर देख रही थीं। लाल बालों वाले लड़के को कुछ भी न करते देख एस्ट बिस्तर के पास बैठ गई और भौहें चढ़ा ली। क्या हुआ? मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं? विलियम ने हताशा में एस्ट को घूर कर देखा। छोटे मालिक, क्या वह जाग गया है? इसहाक ने अपने जुड़वां भाई इयान के साथ कमरे की ओर जाते हुए पूछा। अरे, अगर तुम अभी तक जाग चुके हो तो उठ जाओ, इयान ने चिढ़कर कहा। क्या तुम सुआ हो? क्या तुम्हें लेटना इतना पसंद है? तुम तो 2 दिन से सो ही रहे हो। 2 दिन? विलियम ने मन ही मन हौंकते हुए कहा। रुको, क्या हम सब एक साथ मर गए? धिक्कार है। मैं पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि मैं हिल नहीं सकता और कुछ बोल भी नहीं सकता। अरे, क्या तुम सच में जाग रहे हो? एस्ट ने विलियम के गाल पर उंगली मारते हुए पूछा। तुम साफ तौर पर जाग रहे हो, लेकिन हिल क्यों नहीं रहे हो? इयान मुस्कुराया और एस्ट के साथ मिलकर विलियम के चेहरे पर उंगली मारने लगा। दोनों बच्चों को ऐसा करने में मजा आ रहा था, इसलिए वे उसे पूरे शरीर पर उंगली मारते रहे। अगर मैं हिल डुल सकता तो तुम दोनों को लात मार चुका होता। विलियम गुस्से से भरा हुआ था। सिर्फ इसलिए कि मैं हिल डुल नहीं सकता, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धमका सकते हो? वह अपनी झुंझलाहट का इस्तेमाल करके अपनी लकवाग्रस्त स्थिति को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन व्यर्थ। वह केवल उन दोनों बदमाशों को बेबसी से घूर सकता था और वादा कर सकता था कि जैसे ही उसकी लकवाग्रस्त स्थिति ठीक होगी, वह उन्हें पीट देगा। मुझे लगता है उसके साथ कुछ गड़बड़ है, आइजैक ने बिस्तर पर बैठते हुए कहा। क्या वह शायद स्लीप पैरालिसिस या स्ट्रोक से पीड़ित है? इयान, तुरंत मुख्य पुजारिन को बुलाओ, एस्ट ने आदेश दिया। इयान अनिच्छा से कमरे से बाहर निकला और मुख्य पुजारिन को ढूंढने चला गया। किसी कारणवश उसे विलियम की वर्तमान हालत काफी मनोरंजक लग रही थी। उसे उस बेचारे चरवाहे को तंग करने और उसे बुरी तरह परेशान करने का मन कर रहा था। चिंता मत करो, विलियम, एस्ट ने उसे आश्वस्त किया। मदद आ रही है। विलियम ने आंखें बंद करने से पहले एस्ट को एक बार आंख मारी। चूंकि मदद रास्ते में थी, इसलिए उसने अपने स्टेटस स्क्रीन पर चमकती हुई सूचनाओं को देखने का फैसला किया। योजक चिन्ह, डिंग, प्राप्त अनुभव 1,200,000। बधाई हो, आपने एक मिलेनियल बीस्ट को हरा दिया। विशेष राक्षस को पहली बार मारने पर बोनस एक्सपीरियंस 500,000। आपने जायंट स्लेयर टाइटल हासिल कर लिया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, आपने मिलेनियल ग्रेड बीस्ट कोर प्राप्त कर लिया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, डार्क मेज जॉब क्लास अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गया। क्या आप अगली जॉब क्लास में पदोन्नत होना चाहेंगे? हाँ, नहीं। योजक चिन्ह, अरे, मुझे इनाम मिल गया जबकि एस्ट ने ही साइक्लॉप्स को मारा था। विलियम को नोटिफिकेशन देखकर खुशी हुई। वह अपनी मेहनत के बदले सिस्टम द्वारा दिए गए इनाम को बिल्कुल भी ठुकराएगा नहीं। योजक चिन्ह, विशालकाय संहारक, वे बड़े हैं, कठोर, वे गिर जाते हैं। विशालकाय जाति के विरुद्ध हमले में 30% की वृद्धि करें। 5 मीटर से अधिक ऊंचे राक्षसों के खिलाफ हमले की क्षमता में 30% की वृद्धि करें। ताकत जोड़ 5। योजक चिन्ह, विशालकाय संहारक, बुरा नहीं है, यह एक बढ़िया उपाधि है। विलियम ने नई उपाधि को देखकर संतुष्टि व्यक्त की। हाल ही में वह बड़े बड़े राक्षसों से निपट रहा था, इसलिए यह उपाधि मिलने से उसका जीवन निश्चित रूप से आसान हो जाएगा। अब मेरे स्टेटस पेज को देखने का समय आ गया है। योजक चिन्ह, हिट पॉइंट्स 725/725। माना, अक्षम, कार्य श्रेणी चरवाहा स्तर 30। उपवर्ग, डार्क मेज स्तर 40 अधिकतम। शक्ति 25 जोड़ 2। चपलता 35 जोड़ 3। जीवन शक्ति 25 जोड़ 2। बुद्धि 60 जोड़ 2। निपुणता 16 जोड़ 2 0। वर्तमान समाप्ति 0/1,54,392। डार्क मेज मैक्स कार्य अनुभव 1,46,283/1,46,283। योजक चिन्ह, अपने आंकड़े जांचने के बाद उसने देखा कि किसी कारणवश उसकी माना शक्ति निष्क्रिय हो गई है। उसने तुरंत सिस्टम को कॉल करके अपने स्टेटस पेज के साथ हुई समस्या के बारे में पूछताछ की। सिस्टम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा माना निष्क्रिय क्यों है? होस्ट, विस्टेरिया के कॉलर की शक्ति का उपयोग करने का यही परिणाम है। आप 5 वर्षों तक अपनी माना शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
क्या मुझे लगा था कि कॉलर का असर सिर्फ मुझे मैच टाइप जॉब क्लास का इस्तेमाल करने से रोकेगा, इसमें मैना का इस्तेमाल करने वाले सभी कौशल भी शामिल हैं। हाँ, माना पर निर्भर कोई भी कौशल अगले 5 वर्षों तक उपयोग करने योग्य नहीं रहेगा। ठीक है, मुझे ये बात स्पष्ट करने दो। विलियम को उम्मीद थी कि शायद अभी भी कोई ऐसा उपाय हो जिसका इस्तेमाल करके वह युद्ध में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली अपनी क्षमताओं को सक्रिय कर सके। मतलब, मैं बेस्टो या फर्स्ट एड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेजबान माना पर निर्भर किसी भी कौशल का उपयोग नहीं कर पाएगा। धत्तेरे की, विलियम ने गाली दी। गुरुजी, आपने मुझे जो आखिरी उपाय बताया है वह बहुत ही क्रूर है। परीक्षा के पुरस्कार मिलने पर विलियम को जो खुशी महसूस हुई थी वह जल्द ही निराशा में बदल गई। उसने पहले सोचा था कि उसकी अन्य जॉब क्लास जो जादुई शक्तियों पर निर्भर नहीं थी, विस्टेरिया के कॉलर के प्रभाव से अप्रभावित रहेंगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसका परिणाम उसे इस हद तक नुकसान पहुंचाएगा। बिना किसी सहायता के एला और अन्य बकरियों की युद्ध क्षमता में भारी कमी आ जाएगी। विलियम का दिल टूट चुका था। तभी महापुजारिन अंततः कमरे में आ पहुंची। उसने विलियम के सिर पर हाथ रखा और उसकी हालत जानने के लिए एक जादुई मंत्र का प्रयोग किया। पूर्ण स्वास्थ्य लाभ हो, महापुजारिन ने मंत्रोच्चार किया और हरे प्रकाश की एक परत ने विलियम के शरीर को घेर लिया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एस्ट ने चिंता से पूछा। उदास और दिल टूटा हुआ, विलियम ने अपने विचार जोर से बोलते हुए जवाब दिया। और शायद थोड़ी भूख भी लगी है। उदास मत हो, नौजवान, मुख्य पुजारिन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अभी जवान हो, उदास क्यों हो रहे हो? भूख की बात करें तो हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हम तुम्हें रोटी, पनीर और दूध भरपूर मात्रा में दे सकते हैं। धन्यवाद प्रधान पुजारिन, विलियम ने उत्तर दिया। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। अच्छा, मैं अपने एक सेवक से आपके लिए भोजन लाने को कहती हूँ, मुख्य पुजारिन ने विलियम के गाल को सहलाते हुए कहा और फिर खड़ी हो गई। आपका नाम विलियम है ना? भोजन करने के बाद अपनी बकरियों से जरूर मिले। वे बेचैन हैं क्योंकि वे मंदिर में आकर आपसे मिल नहीं पा रही हैं। हाँ, बिल्कुल, मेरी बकरियां। विलियम बिस्तर से उछलकर उठा और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। वह अपनी उदासी को पूरी तरह भूल चुका था और तुरंत उन्हें देखने के लिए अस्तबल की ओर दौड़ पड़ा। महापुजारिन एस्ट और जुड़वा बच्चे उसे अचंभित चेहरों के साथ जाते हुए देखते रहे। क्या वह कुछ समय पहले उदास नहीं था? वह ऐसे क्यों भाग रहा था जैसे उसकी पैंट में आग लग गई हो? योजक चिन्ह। माफ करना मामा एला, विलियम ने अपनी मां के सिर को गले लगाते हुए कहा। मैंने आपको परेशान कर दिया। मैं ठीक हूं, विलियम ने जवाब दिया। आप कैसे हैं? चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। आप सबको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। जब एस्ट और जुड़वा बच्चे अस्तबल पहुंचे तो उन्होंने यही दृश्य देखा। दूसरी बकरियां विलियम के चारों ओर जमा हो गईं और अपना सिर उसके शरीर पर रगड़ने लगीं। एक नज़र में ही कोई समझ सकता था कि बकरियां विलियम से कितना लगाव रखती थीं। वह अपने झुंड का चहेता जरूर है, इयान ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की। इयान, अब से विलियम के प्रति अधिक दयालु रहो, एस्ट ने आदेश दिया। वह हमारा उपकारक है और उसने हमारे लिए बहुत त्याग किया है। मैं समझ गया, इयान ने जवाब दिया। मैं उससे बात करते समय ज्यादा कठोर न होने की कोशिश करूंगा। तुम उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हो? एस्ट ने पूछा। ये वही सवाल था जो वह काफी समय से पूछना चाहता था। जब से इयान ने विलियम को देखा था तब से वह चरवाहे के साथ हमेशा ही बदतमीजी से पेश आता था। मुझे नहीं पता, इयान ने जवाब दिया। जब भी मैं उसे देखता हूं तो मुझे बस चिड़चिड़ाहट होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया? इसहाक ने अपने जुड़वा भाई को चिढ़ाते हुए कहा। कहते हैं ना कि जब कोई अपने क्रश का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है तो वो इसके लिए तरह तरह के काम करता है। मैं उस पर फिदा, इयान ने उपहास उड़ाते हुए कहा। भले ही वह दुनिया का आखिरी लड़का हो, फिर भी मैं उस पर कभी फिदा नहीं होऊंगी। इयान ने लाल बालों वाले उस लड़के को देखा जो अपनी बकरियों से घिरा हुआ था। ये सच था कि विलियम को देखते ही उसे किसी न किसी कारण से चिड़चिड़ाहट होती थी। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़के से उसकी थोड़ी ही मुलाकात हुई थी, उसके प्रति उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था। जब इयान चुपचाप सोच रहा था तभी उसकी नज़र एस्ट पर पड़ी। उसका छोटा मालिक विलियम को स्नेह भरी निगाहों से देख रहा था। इससे इयान को अपनी आंखों पर शक होने लगा, लेकिन एस्ट उसी तरह विलियम को देखता रहा। जैसे मानो बोर्ड पर आखिरी पहेली भी सुलझ गई हो। इयान को आखिरकार समझ आ गया कि वह विलियम को क्यों नापसंद करता था।
फिर उसने चरवाहे की ओर देखा जो अपनी प्यारी बकरियों से घिरा हुआ था, और उसके दिल में चिड़चिड़ाहट की भावना पनपने लगी। हालांकि उसे यकीन नहीं था, लेकिन उसे यह आभास था कि विलियम उससे कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज ले लेगा, और यही कारण था कि इयान को विलियम अपनी नजरों में बहुत अप्रिय लगता था। अध्याय 77। क्या अब हम दोस्त हैं? विलियम और एस्ट द्वारा मुकदमे में बरी होने के 3 दिन बाद उनका समूह अंततः पवित्र मंदिर से निकल गया। विलियम को अचानक अपनी शक्ति कम होने का दुख तो था, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा न सोचने का फैसला किया। समूह फिलहाल नदी किनारे थोड़ी देर आराम कर रहा था, फिर आगे की यात्रा जारी रखने से पहले नदी में तैरते हुए विलियम ने सोचा, बस 5 साल ही तो हैं। जैसे ही ये 5 साल पूरे होंगे, मैं पूरी ताकत लगाकर सबसे ताकतवर नायक बन जाऊंगा। शायद अपनी कुंठाओं के कारण ही उसने आखिरी वाक्य जोर से बोला। नदी किनारे धूप सेक रहे इयान खुद को उसे नीचा दिखाने की इच्छा को रोक नहीं पाए। ओपी नायक, क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी परीक्षा के नायक हो? इयान ने तिरस्कारपूर्वक कहा। विलियम ने गुस्से से अपने जानी दुश्मन को घूरा और उसकी दिशा में तैरने लगा। अरे, क्या तुम सच में लड़के हो? विलियम ने इयान से कुछ मीटर दूर खड़े होकर पूछा। तुम हमेशा ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम्हें हमेशा पीरियड्स हो रहे हो? विलियम की बातें सुनकर इयान का चेहरा उतर आया। उसका एक हिस्सा उसे गलत साबित करना चाहता था और दूसरा हिस्सा अचानक चिंतित हो गया। क्या उसने ध्यान दिया? इयान ने विलियम की ओर चिंता से देखा। नहीं, यह असंभव है। हमारे रहस्य के बारे में केवल कुछ ही लोगों को पता है। क्या बात है? विलियम बड़े गर्व से बोला। क्या तुम्हारी जबान बंद हो गई है? इयान को चुप करा पाना उनके लिए बहुत दुर्लभ था। उस चिड़चिड़े लड़के को पलटवार करने में असमर्थ देखकर विलियम की झुंझलाहट काफी हद तक कम हो गई। मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख से बहस नहीं करूंगा, इयान ने चिढ़ते हुए जवाब दिया और गाड़ी की ओर चल पड़ा, अपने पीछे घमंडी दिखने वाले विलियम को छोड़ते हुए। एस्ट ये सब देखता रहा और असहाय होकर अपना सिर हिलाता रहा। उसने इयान को पहले ही विलियम के साथ बुरा बर्ताव न करने के लिए कहा था, लेकिन विलियम हर मौके पर उससे झगड़ा करने से खुद को रोक नहीं पाता था। हल्के भूरे बालों और आंखों वाला वह सुंदर लड़का जहां बैठा था वहीं से लाल बालों वाले लड़के को निहार रहा था। अधिकांश लड़कों की तरह विलियम का शरीर अभी भी विकसित हो रहा था। उसके गीले लाल बाल धूप में चमक रहे थे और उसकी पीली सफेद त्वचा पर पानी की बूंदें दमक रही थीं। जब एस्ट ने विलियम के शरीर का निरीक्षण किया तो उसने उसकी छाती पर एक काले गुलाब का टैटू देखा। यह एक वयस्क के हाथ जितना बड़ा था और काफी आकर्षक था। विलियम, क्या तुम्हारे सीने पर यह टैटू हमेशा से था? एस्ट ने पूछा। टैटू? कौन सा टैटू? विलियम ने पलटकर पूछा। तुम्हारी छाती पर वो टैटू, एस्ट ने अपनी छाती की ओर इशारा करते हुए कहा। विलियम ने अपना सिर झुकाया और अपनी छाती की ओर देखा। जब उसने काले गुलाब का टैटू देखा तो उसके चेहरे पर शिकन आ गई। उसे अंदाजा था कि यह टैटू कहां से आया होगा, लेकिन फिर भी उसने सिस्टम से पुष्टि करने के लिए कहा। सिस्टम, क्या तुम्हें पता है कि मेरी छाती पर बना ये काला गुलाब का टैटू कहां से आया है? मेजबान के प्रश्न का उत्तर यह है कि काले गुलाब का टैटू एक शक्तिशाली मुहर है जो आपको अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करने से रोकता है। मैं जानता था। विलियम ने अपनी छाती पर बने टैटू को जटिल भावों से देखा। अंत में उसने आह भरी और एस्ट के प्रश्न का उत्तर दिया। मैं इस टैटू को पहली बार देख रहा हूं, विलियम ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि यह साहस की परीक्षा के दौरान निषिद्ध शक्ति का उपयोग करने का दुष्प्रभाव है। मैं समझ गया, एस्ट ने विलियम के चेहरे को देखते हुए माफी मांगते हुए कहा। माफ कीजिए, यह इस वजह से है। ठीक है, तुम यहीं रुक जाओ। विलियम ने सिर हिलाया। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है और फिर से कह रहा हूं, मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं किया। शायद तुम्हें यकीन न हो, लेकिन मुझे साहस की परीक्षा पास करने का भी काम सौंपा गया था। शायद इसलिए यह इतना मुश्किल हो गया क्योंकि 2 लोग एक ही समय में परीक्षा दे रहे हैं। इसके अलावा साइक्लॉप्स को तुमने मारा था, मैंने नहीं। मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। एस्ट जानता था कि विलियम साइक्लोप्स को वश में करने के दौरान अपनी भूमिका को कम करके ही बताएगा, इसलिए उसने इस विषय पर आगे चर्चा न करने का फैसला किया। भले ही विलियम इससे इनकार कर दे, वह फिर भी एस्ट का संरक्षक था और लाल बालों वाले लड़के के कुछ भी कहने से यह रिश्ता नहीं बदलेगा। एस्ट विलियम के बारे में और अधिक जानना चाहता था। यदि संभव हो तो वह उन दोनों को दोस्त बनाना चाहता था। इसहाक और इयान के अलावा एस्ट का कोई भी हमउम्र साथी नहीं था। उसका दिन अपनी जागीर में पढ़ाई और तलवारबाजी का अभ्यास करने में बीतता था। यह पहली बार था जब वह किसी दूसरे व्यक्ति के करीब आना चाहता था।
वह उसके बारे में और अधिक जानना चाहता था। निर्णय लेने के बाद उसने बातचीत को आगे बढ़ाने की पहल करने का फैसला किया। तुम्हारी आगे की क्या योजनाएं हैं? एस्ट ने पूछा। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ राजधानी चल सकते हो। मैंने अभी तक तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए इनाम नहीं दिया है। अभी तो मेरी बस यही योजना है कि मैं लोन लौट जाऊं और सुखमय एवं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करूं, विलियम ने नदी के किनारे चलते हुए उत्तर दिया। वह तैरना समाप्त कर चुका था और अब उसे कपड़े पहनने थे। जहां तक उस इनाम की बात है जो आप मुझे देना चाहते हैं, मैं उसे नहीं लूंगा। किसी मित्र से इनाम लेना मुझे अटपटा लगता है। दोस्त। एस्ट की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या अब हम दोस्त हैं? क्या आप ऐसा नहीं बनना चाहते? मुझे चाहिए। एस्ट की प्रतिक्रिया देखकर विलियम मुस्कुराया। उसे ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करने में कोई आपत्ति नहीं थी जिसने जीवन और मृत्यु की लड़ाई में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। विलियम एक ताजगी भरी मुस्कान के साथ एस्ट की ओर बढ़ा। उसके बालों से पानी की बूंदें अभी भी टपक रही थीं जब उसने अपने सामने खड़े सुंदर लड़के की ओर हाथ बढ़ाया। लड़के ने भी अपना हाथ बढ़ाया और विलियम का हाथ मजबूती से थाम लिया। हेलो, मेरा नाम विलियम वॉन आइंसवर्थ है, आप मुझे विल कह सकते हैं। एस्ट विल्स न्यूमोंट। मुझे बस एस्ट कहिए। क्या यही आपका असली नाम है? विलियम ने पूछा। अभी के लिए, एस्ट ने उत्तर दिया। माफ कीजिए, मैं आपको अपना असली नाम बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं है। कोई बात नहीं। तो आपके दोनों साथियों के बारे में क्या? विलियम ने पूछा। उनके असली नाम क्या है? वह एस्ट ने अपनी निगाहें फेर ली। मैं उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हूँ। तो अभी के लिए वे सिर्फ इसहाक और इयान ही हैं। हाँ, समझ गया। विलियम ने सिर हिलाया। हर किसी के अपने राज होते हैं और उनके बारे में ताक झांक करना उसके लिए गलत होता। चूंकि एस्ट और वह अब आधिकारिक तौर पर दोस्त बन चुके थे, इसलिए उसने फिलहाल यान के असभ्य व्यवहार को नजरअंदाज करने का फैसला किया। बहुत खूब, मैंने फैसला कर लिया है। एस्ट ने दृढ़ निश्चय के साथ विलियम की ओर देखा। मैं तुम्हें वापस लोंट तक छोड़ दूंगा। क्या मुझे वापस छोड़ दोगे? विलियम ने उलझन में अपना सिर झुकाया। क्यों? क्योंकि अकेले यात्रा करना आपके लिए खतरनाक होगा, एस्ट ने उत्तर दिया। चूंकि आप अपनी जादुई शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए मैं आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। विलियम समझ गया था कि एस्ट ने जब उससे लोंट वापस ले जाने की बात कही तो वह पूरी तरह गंभीर था। एक पल के लिए उसने एस्ट के प्रस्ताव को ठुकराने के बारे में सोचा, लेकिन हाथ पर एस्ट की मजबूत पकड़ ने उसे आश्वस्त कर दिया कि एस्ट उसकी बात नहीं मानेगा। विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। लोंट में हमारे पास कोई बढ़िया खाना नहीं है, लेकिन अगर आपको दलिया खाने और बकरी का दूध पीने में कोई आपत्ति नहीं है, तो मुझे कुछ दिनों के लिए आपका मेजबान बनने में बहुत खुशी होगी। ठीक है, एस्ट मुस्कुराया। दोनों सुंदर लड़कों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। अरे, तुम दोनों कब तक हाथ पकड़े रहोगे? इयान ने चिढ़कर पूछा। और लाल बालों वाले लड़के, क्या तुम प्रदर्शनकारी हो? तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? विलियम के शरीर को देखते ही एस्ट का चेहरा लाल हो गया। वह पहले कुछ नहीं सोच रहा था, लेकिन इयान की टिप्पणी से उसे एहसास हुआ कि विलियम ने अभी तक कपड़े नहीं पहने थे। दूसरी ओर विलियम ने अपनी माँ एला की ओर चलते हुए बस अपनी आंखें घुमाईं। मैंने पैंट पहनी है, ठीक है। आप किसे प्रदर्शनकारी कह रही हैं? वह ये शब्द कहना चाहता था, लेकिन उसने इसे ऐसे ही रहने देने का फैसला किया। मुझे आश्चर्य है कि दादाजी और बाकी लोग मेरे नए दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। विलियम ने लोंट में उसका इंतजार कर रहे प्यारे परिवार के बारे में सोचते हुए मन ही मन सोचा। अध्याय 78, ग्रिफिथ का बूढ़ा ड्यूक। हम लगभग पहुंच ही गए हैं, विलियम ने अपने सामने के परिचित दृश्य को देखते हुए कहा। मी 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 मी। दूर से परिचित कस्बे को देखकर बकरियां उत्साह से मिमिया उठीं। वे कई वर्षों से लोंट में रह रही थीं, और यह पहली बार था जब वे घर से इतनी दूर आई थीं। लंबी यात्रा के कारण उनमें से कुछ को पहले से ही घर की याद सताने लगी थी। एस्ट, इयान, इसहाक, हरमन और नाना लोंट के प्रवेश द्वार के पास बैठे सुनहरे बंदर ओरुब्रो को देखकर सदमे से जम गए। उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे उसकी भुजाओं पर चढ़ रहे थे, जबकि अन्य उसके पैरों के पास लुका छिपी खेल रहे थे। क्या ये वही ओरुब्रो है जिसे युद्ध के मैदान से लाया गया था? एस्ट हकलाते हुए बोला। हालांकि उसने नाना से पहले ही सुन लिया था कि विलियम के दादा और उनके साथियों ने विंडकीपर पर हुए युद्ध से 3 मिलेनियल बीस्ट्स को पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने कुछ ऐसा देखा था जो लगभग उतना ही बड़ा था जितना कि वह साइक्लोप्स जिससे उन्होंने साहस की परीक्षा में लड़ाई की थी। हाँ, विलियम ने उत्तर दिया। वह लोंट का नवनियुक्त संरक्षक है।
उसका नाम लूफी बंदर है। लूफी द मंकी, हरमन ने घबरा कर कहा। कितना दबंग नाम है। मुझे पता है ना। विलियम ने घमंड भरे अंदाज में अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हो जैसे ये तुम्हारा ही हो? इयान ने उपहास उड़ाते हुए कहा। कितने घमंडी और नखरेबाज हो तुम। मामा एला, क्या आपने किसी को बोलते सुना? विलियम ने पूछा। एला ने अपना सिर हिलाया। जरूर कोई ध्यान खींचने वाला भूत होगा। विलियम ने बड़ा चढ़ाकर आह भरी। छी, सिर्फ इसलिए कि मैं सुंदर हूं उन्होंने मुझे परेशान करने का फैसला कर लिया। खैर, अगर वो ध्यान खींचने वाला भूत खूबसूरत हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर वो सिर्फ एक नाक बहने वाला बेवकूफ है तो भाड़ में जाए। तुम किसे नाक बहने वाला काहे कह रहे हो? इयान ने पूछा। विलियम ने गाड़ी में बैठे गुस्से से भरे लड़के की ओर सिर घुमाया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम डरपोक हो? छी, इसीलिए तो तुम हमेशा चिड़चिड़े रहते हो। लगता है दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन मासिक धर्म होना कितना अच्छा लगता होगा। तब तुम। इयान गाड़ी से कूदकर विलियम की जमकर पिटाई करने ही वाला था कि इसहाक ने अपनी पूरी ताकत से उसे पकड़ लिया। इयान, तमीज से पेश आओ, एस्ट ने आदेश दिया। इयान ने गुस्से में अपनी निगाहें फेर ली। जैसे ही समूह लोंट के प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, कुछ बच्चों ने हाथ हिलाकर विलियम को पुकारा। आप वाकई बहुत लोकप्रिय हैं, एस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। विलियम ने सिर हिलाया। मैं शेख ही नहीं मारना चाहता, लेकिन मैं लोंट का सबसे सुंदर लड़का हूं, इसलिए स्वाभाविक ही है कि मैं लोकप्रिय हो गया। विलियम के साथ कुछ दिन बिताने के बाद समूह को उसके आत्ममुग्ध स्वभाव की आदत हो गई थी। वे अक्सर सोचते थे कि उसे इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। बेशक, उन्हें यह मानना पड़ा कि विलियम वाकई बहुत आकर्षक था। यह आधे एल्फ होने के फायदों में से एक था। हालांकि आधे एल्फ को शुद्ध रक्त न होने के कारण एल्फ जाति द्वारा बहिष्कृत किया जाता था, लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि एल्फ जीन के कारण आधे एल्फ देखने में बहुत आकर्षक होते थे। विलियम, ओए विलियम, थियो अपने अच्छे दोस्त की ओर दौड़ते हुए चिल्लाया। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। तुम्हारे घर में मेहमान आए हुए हैं और मैंने सुना है कि वे तुमसे मिलने आए हैं। मुझसे मिलने आए मेहमान? विलियम सोचने लगा। उसके मन में पहले आए मेहमानों की तस्वीरें उभर आईं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वे फिर से वही हो, है ना? विलियम को अपनी पूर्व मंगेतर रेबेका की मां अगाथा की याद आ गई। अगर यह एक हफ्ता पहले की बात होती तो विलियम निश्चित रूप से उनसे कुछ और दुर्लभ हथियार दिखाने का अनुरोध करने के बारे में सोच रहा होता ताकि वह कुछ जॉब क्लास अनलॉक कर सके। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था कि वह और अधिक जॉब क्लासेस हासिल करने के मूड में नहीं थे, क्योंकि इस समय वे उनका उपयोग करने में असमर्थ थे। क्या तुमने इन्हें पहचाना? विलियम ने पूछा। क्या ये पिछली बार आए मेहमानों जैसे दिखते हैं? मैंने उनके चेहरे नहीं देखे, लेकिन गाड़ी जानी पहचानी लग रही है। एक ग्रिफॉन द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। हाँ, लेकिन इस बार 3 ग्रिफॉन हैं। 3। विलियम को लगा जैसे उसके जिगर में खुजली होने लगी हो। इस बार उन्होंने अतिरिक्त सैनिकों को बुलाया है। क्या इन रईसों को लगता है कि मुझे धमकाना इतना आसान है? विलियम का चेहरा उदासी से भर गया। उसे इस बात का अफसोस हो रहा था कि वह इस समय अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। अगर उसके पास अभी भी शक्तियां होती तो वह निश्चित रूप से अपने मेहमानों को तब तक श्राप देता जब तक वे चीखते चिल्लाते भागकर अपनी जगह पर न पहुंच जाते। क्या हम गलत समय पर आए हैं? एस्ट ने पूछा। नहीं। विलियम ने एस्ट की ओर देखा और मुस्कुराया। आप सब मेहमान हैं। जो लोग आए हैं वे तो उपद्रवी हैं। मुझे उन्हें बाहर निकालने दीजिए ताकि मैं आपको लोंट का भ्रमण करा सकूं। विलियम और उनके साथी लोंट में दाखिल हुए और सीधे एंसेवर्थ एस्टेट की ओर चल पड़े। थियो की कही बात के अनुसार उन्होंने अपने घर के बाहर 3 ग्रिफॉन को मंडराते हुए देखा। ये ड्यूक ऑफ ग्रिफिथ का प्रतीक चिन्ह है, हरमन ने गाड़ी के दरवाजों पर बने प्रतीक चिन्ह को पहचानते हुए कहा। लॉन्ड जैसे छोटे शहर में इतना बड़ा आदमी क्यों आया है? ड्यूक ऑफ ग्रिफिथ, अगर मुझे सही याद है तो यह वही घर है जहां से उस प्रतिभाशाली लड़की का जन्म हुआ है जो बर्फ के जादू में माहिर है, नानी ने टिप्पणी की। क्या आपका परिवार उनसे परिचित है, विलियम? अच्छा, जिस प्रतिभाशाली लड़की की आपने बात की, लेडी नाना, वह मेरी पूर्व मंगेतर है, विलियम ने लापरवाही भरे अंदाज में जवाब दिया। मंगेतर? विलियम की मंगेतर होने की बात सुनकर एस्ट का चेहरा गंभीर हो गया। उसके दिल में दर्द सा उठा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। विलियम का जवाब सुनकर इसहाक और इयान की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें लोगों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ने का प्रशिक्षण मिला हुआ था और वे समझ गए थे कि विलियम झूठ नहीं बोल रहा था। तुमने कहा पूर्व मंगेतर? हरमन ने पूछा। क्यों? क्या तुम दोनों अब एक दूसरे से सगाई तोड़ चुके हो?
मैंने शादी का समझौता रद्द कर दिया, विलियम ने ऐसे जवाब दिया जैसे ये कोई बड़ी बात न हो। हालांकि मेरी पूर्व मंगेतर रेबेका बहुत प्यारी है, लेकिन उसकी माँ और उसके मालिक का वंश मैंड्रेक परिवार से है। मैंड्रेक? एस्ट ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मैंड्रेक एक आध्यात्मिक पौधा था जिसका उपयोग रसायन शास्त्र और औषधि में किया जाता था। हालांकि इन पौधों को पाना काफी कष्टदायक था क्योंकि इन्हें छूने पर ये इतनी तेज चीख निकालते थे कि कान के पर्दे फट सकते थे। हरमन, नाना, इसहाक और इयान तुरंत समझ गए कि विलियम किस ओर इशारा कर रहा है। चटपटी गपशप की तलाश में रहने वाली महिलाओं की तरह बाकी दर्शक भी ये देखने के लिए उत्सुक थे कि एंसेवर्थ निवास में किस तरह का ड्रामा होने वाला है। योजक चिन्ह। हरमन द्वारा अस्तबल में गाड़ी खड़ी करने के बाद विलियम ने एला को छोड़कर बाकी बकरियों को बकरी बाड़े में जाने का आदेश दिया। बकरियों ने खुशी से मिमियाते हुए जवाब दिया और उत्साह से अपने पुराने घर की ओर चल पड़ी। वे अपनी यात्रा से बहुत थक गई थीं और एक परिचित जगह पर आराम करना चाहती थीं। विलियम ने मुस्कुराते हुए उन्हें जाते देखा और फिर अपने मेहमानों को अपने निवास के मुख्य द्वार की ओर ले गए। मेरे प्यारे और शानदार दादाजी, मैं वापस आ गया हूँ। विलियम ने अपने आने की घोषणा की। मेरे प्यारे पोते, तुम्हारा वापस स्वागत है। जेम्स ने विलियम का खुले दिल से स्वागत किया। तुम कुछ ही दिनों के लिए दूर गए थे, लेकिन और भी सुंदर हो गए हो। बताओ, ये किस तरह का जादू है? इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, विलियम ने घमंड से अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। तुम्हारे वंश से होने के कारण मेरी किस्मत में सुंदर होना लिखा था। हा हा हा, जेम्स ने विलियम के कंधे पर थपथपाते हुए जोर से हंसते हुए कहा। सुंदर होना पाप है। यही पाप हम दोनों पर है। ये पाप चाहे कितना भी भारी क्यों ना हो, मैं, विलियम, इसे अपनी अंतिम सांस तक ढोऊंगा। बिल्कुल एक सच्चे आइंसवर्थ की तरह बात कही। इसहाक एस्ट के बगल में चला और उसके कान में फुसफुसाया, युवा स्वामी, अब हमें पता चल गया है कि विलियम को अपना अहंकार कहाँ से विरासत में मिला है। एस्ट ने सहमति में सिर हिलाया। ये पहली बार था जब उसने किसी बूढ़े व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से इस तरह व्यवहार करते देखा था। ओह, क्या ये वही पोता है जिसके बारे में तुम आजकल इतनी डींगे मार रहे हो? जेम्स के पीछे से एक बुलंद आवाज आई। बुरा नहीं है, कम से कम दिखने में तो कमी नहीं है। जेम्स ने मुस्कुराते हुए अपने दोस्त को अपने पोते से मिलवाया। विलियम, ये बूढ़ा बदमाश मेरा घनिष्ठ मित्र है। जेम्स ने मुस्कुराते हुए अपने मित्र का परिचय कराया। लॉरेंस फॉक्स ग्रिफिथ डची का पुराना ड्यूक। अध्याय 79, स्वर्ग में बनी जोड़ी। आश्चर्य की बात यह है कि जेम्स विलियम और उसके मेहमान को बैठक कक्ष में नहीं ले गया। इसके बजाय उसने उन्हें घर के बाहर स्थित बगीचे की ओर निर्देशित किया। बगीचे में जगह जगह बड़ी बड़ी मेजें लगी थीं जिन पर स्वादिष्ट पकवान सजे हुए थे। विलियम को कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिए, जैसे रेबेका, अगाथा और एलेनोर। रेबेका की मेज के आसपास उसकी उम्र के कई बच्चे भी घूम रहे थे। उन सभी ने एक जैसे हल्के नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे जिनके सीने पर बर्फ के टुकड़े का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था। मुझे लगता है कि वे मिस्टी संप्रदाय के बच्चे और रेबेका के साथी शिष्य हैं, विलियम ने सोचा। उसकी पूर्व मंगेतर के पास बैठे बच्चों में एक लड़का सबसे अलग दिख रहा था। उसके सुनहरे बाल, भूरी आंखें थीं और उसका चेहरा ऐसा था कि उसे देखते ही सारी लड़कियां क्या क्या चिल्ला उठतीं। वह देखने में बेहद आकर्षक लग रहा था। दुर्भाग्यवश विलियम उससे कहीं अधिक सुंदर था। रेबेका की साथी शिष्याएं भी विलियम को बड़ी उत्सुकता से देखती थीं। विलियम ने उन छोटी लोलियों की निगाहों को नजरअंदाज कर दिया और अपना ध्यान अपनी पूर्व मंगेतर के बगल में बैठी गोरी लड़की पर केंद्रित कर लिया। ये व्यक्ति शायद वही भरोसेमंद बड़ा भाई हो सकता है जो साधना कथाओं में अक्सर देखने को मिलता है, विलियम ने अपने जीवन में पहली बार मिले पुरुष खलनायक को घूरते हुए कहा। उपन्यासों की कहानी के अनुसार वह हमारे विवाह समझौते को औपचारिक रूप से तोड़ने के लिए मुझे चुनौती देगा। इस तरह वह रेबेका की मां और गुरु के सामने अपनी साख बढ़ा सकेगा। विलियम मन ही मन चिढ़ गया। अगर उसकी जादुई शक्तियां अस्थायी रूप से न खोई होती तो वह उस सुंदर लड़के को आसानी से धूल चटा देता। अफसोस की बात है कि वह अब अपनी सबसे कमजोर स्थिति में था और अपने तुरुप के पत्ते नहीं चला सकता था। जेम्स विलियम और उनके मेहमानों को एक और मेज पर ले गए जो स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई थी। विलियम के आगमन की सूचना देने के लिए संदेशवाहक पहले ही निवास पर पहुंच चुके थे। इसी कारण दासियों ने जल्दी से बगीचे में एक और मेज लगाए और अपने स्वामी के आगमन के लिए भोजन तैयार किया। तो तुम्हारा नाम एस्ट है? जेम्स ने पूछा। तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। धन्यवाद, एस्ट ने उलझन में जवाब दिया। उसे नहीं पता था कि जेम्स ने ऐसा क्यों कहा कि उसकी आंखें अच्छी हैं, लेकिन वह समझ गया था कि विलियम के दादाजी ने यह बात क्यों ही नहीं कही थी।
बेशक वह ये नहीं समझ पाया कि बूढ़ा आदमी किस ओर इशारा कर रहा था। बाद में और बात करते हैं। जेम्स मुस्कुराया। विलियम ने पवित्र मंदिर की यात्रा के दौरान जो दोस्त बनाए हैं उनमें मुझे बहुत दिलचस्पी है। एस्ट मुस्कुराया और सिर हिलाया। वह विलियम के दादाजी के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुक था। विलियम और उनके मेहमानों के लिए उपलब्ध कराई गई कुर्सियों पर बैठते ही आखिरकार नाटक शुरू हो गया। बूढ़े जेम्स, चूंकि आपका पोता यहाँ है तो चलिए काम की बात करते हैं, लॉरेंस ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उन्होंने विलियम की ओर रुख किया और उन्हें अपने आने का कारण बताया। युवक, मैं अपनी बहू के कार्यों के लिए क्षमा चाहती हूँ। उसे तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करनी चाहिए थी और तुम्हें उस विवाह समझौते को तोड़ने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था जिस पर तुम्हारे दादाजी और मैं सहमत हुए थे, लॉरेंस ने कहा। मैं यहाँ इस गलतफहमी को सुझाने और मध्यस्थता करने के लिए आई हूँ। पिताजी, अगाथा चिल्लाए, वह लड़का आपकी पोती के लायक नहीं है। वह तो बस एक गंदा चरवाहा है। डचेस की अभद्र टिप्पणियों को सुनकर एस्ट ने भौहें चढ़ा ली। विलियम से हमेशा अनबन रहने वाले इयान की भी प्रतिक्रिया एस्ट जैसी ही थी। पता नहीं क्यों उसे यह अच्छा नहीं लगता था जब दूसरे लोग विलियम का अपमान करते थे। सर ग्रिफिथ, मेरा भी मानना है कि मेरी शिष्या किसी बेहतर इंसान की हकदार है, एलेनोर ने बगल से कहा। रेबेका एक प्रतिभाशाली छात्रा है। वह सर्वश्रेष्ठ की ही हकदार है और यही बात उसके भावी पति पर भी लागू होती है। हैरानी की बात यह थी कि जेम्स ने कुछ नहीं कहा और शांति से अपनी चाय की चुस्की लेता रहा। अगर यह अतीत की बात होती तो वह अपने पोते की इज्जत बचाने के लिए हंगामा खड़ा कर देता। उसे पूरा यकीन था कि उसके पोते को उसकी मदद के बिना भी कई खूबसूरत पत्नियां मिल जाएंगी। जब ऐसा था तो वह इस मामूली विवाह समझौते की परवाह क्यों करता। लॉरेंस ने शांत भाव से अगाथा और एलेनोर की बातें सुनी। उन्होंने उन्हें डांटा नहीं और उन्हें अपने विचार खुलकर व्यक्त करने दिए। वे जेम्स और विलियम के हाव भाव को देखकर इस मामले पर उनके विचारों को समझने की कोशिश कर रहे थे। दोनों महिलाओं द्वारा किए गए अप्रत्यक्ष अपमान पर उन दोनों की कोई प्रतिक्रिया न देखकर लॉरेंस को लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर उसने स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया और लाल बालों वाले लड़के से एक सवाल पूछा। लोग कहते हैं कि तुम मेरी पोती के लायक नहीं हो। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लॉरेंस ने पूछा। विलियम ने लॉरेंस के प्रश्न का उत्तर देते हुए मुस्कुराते हुए कहा, सर लॉरेंस, क्या आपको लगता है कि मुझ जैसे सुंदर व्यक्ति को एक खूबसूरत पत्नी ढूंढने में कठिनाई होगी? नहीं, लॉरेंस ने उत्तर दिया। विलियम ने एक विद्वान की तरह सिर हिलाया। मैं शेख ही नहीं मारना चाहता, लेकिन मेरे दादाजी के अलावा दक्षिणी महाद्वीप में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं आपकी पोती से ही शादी करने तक खुद को क्यों सीमित रखूं? क्या आपको नहीं लगता कि यह मेरे सुंदर रूप के साथ अन्याय होगा? वाह, जेम्स ने ताली बजाए। मेरे पोते से यही उम्मीद थी। एलेनोर और अगाथा के चेहरे घृणा से विकृत हो गए। वे पहले ही विलियम की बेशर्मी देख चुकी थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पिछली बार जब वे मिली थी तब से वह और भी अहंकारी हो गया था। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मेरी पोती काफी अच्छी नहीं है? लॉरेंस ने पूछा। उनकी आवाज में हंसी का भाव था। तुम्हें उससे ये सवाल पूछना चाहिए, विलियम ने जवाब दिया। क्या वो मेरे लिए काफी अच्छी है? व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता। रेबेका, जो चुपचाप एक किनारे से सब सुन रही थी, विलियम की बातों पर भौहें चढ़ाते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे लायक हो? अगर दादाजी ने जोर न दिया होता तो मैं यहाँ आती ही नहीं। पहले तो वह इस झंझट से दूर रहना चाहती थी, लेकिन विलियम की बातों ने उसे झकझोर दिया। वह 200 साल में एक बार पैदा होने वाली विलक्षण प्रतिभा थी। हालांकि विलियम में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने उससे कहा था कि वह किसी काम में अच्छी नहीं है। तो फिर तुम क्यों नहीं जाते? विलियम ने लापरवाही से हाथ हिलाया, मानो किसी उपद्रवी को भगा रहा हो। तो क्या हुआ अगर तुम जीनियस हो? जीनियस को भी श्रौच की जरूरत होती है, या क्या तुम मुझे ये बताने वाले हो कि तुम बिल्कुल श्रौच नहीं करते? उस समय जो भी लोग खाना खा रहे थे, सबने विलियम को घूर कर देखा। यहाँ तक कि जेम्स, जो अपनी चाय पी रहा था, उसने भी उसे जमीन पर थूक दिया। कितने भद्दे शब्द! क्या तुम्हें शिष्टाचार का जरा भी एहसास नहीं है? एक गंवार से यही उम्मीद थी, बिल्कुल बदतमीजी से भरा हुआ। मिस्टी सेक्ट के शिष्यों ने विलियम को खूब खरी खोटी सुनाए, लेकिन लाल बालों वाले उस लड़के ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसकी नज़र में ये बदमाश जितनी जल्दी चले जाएं, उतना ही अच्छा था। रेबेका का चेहरा एकदम लाल हो गया। विलियम के सवाल का जवाब देना उसके बस की बात नहीं थी। क्या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसे श्रौच करने की जरूरत न हो? अगर हो भी तो क्या उसे इंसान माना जा सकता है?
लॉरेंस ने भौहें चढ़ाईं। जहां तक वह देख पा रहा था, विलियम को अपनी पोती में सचमुच कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका एक हिस्सा उस लड़के को बुरी तरह पीटने को बेताब था, जबकि दूसरा हिस्सा उस लड़के को एक नए नजरिए से देखने लगा। वह कमीना जेम्स ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, लॉरेंस ने सोचा। क्या वे मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? इस रिश्ते की शुरुआत जेम्स ने की थी। लॉरेंस उसके स्वभाव को अच्छी तरह जानता था, इसलिए जेम्स के लिए अपनी पहल को तोड़ना नामुमकिन था। जाहिर है, ये सारी गड़बड़ इसलिए हुई क्योंकि उसकी बहू ने उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर शादी का समझौता रद्द कर दिया। फिर भी उन्हें विश्वास नहीं था कि जेम्स चुपचाप बैठे रहेंगे और किसी को उस समझौते को रौंदने देंगे जो उनके प्रस्ताव के कारण लागू किया गया था। एस्ट, जो एक तरफ से ये सब देख रहा था, मन ही मन खुश हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों खुश हो रहा है, लेकिन विलियम के घमंडी प्रदर्शन को देखकर उसे चक्कर आ रहा था। अरे गंवार, मेरे कनिष्ठ शिष्य की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुंदर सुनहरे बालों वाला युवक अपनी सीट से खड़ा हो गया। मैं तुमसे केवल एक ही प्रश्न पूछूंगा, क्या तुम रेबेका को विवाह समझौते से मुक्त करोगे या नहीं? हाँ, क्या किसी गधे ने तुम्हारे सिर पर लात मारी? विलियम ने तिरस्कार से पूछा। क्या मैंने ये स्पष्ट नहीं किया था कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है? अगर तुम चाहो तो उसे रख लो। मैं एक नज़र में ही बता सकता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो। सच में? गोरी लड़की ने पूछा। क्या आपको सच में लगता है कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं? विलियम के जवाब का इंतजार करते हुए उस गोरे लड़के ने रेबेका को तिरछी नजरों से देखा। बिल्कुल, विलियम ने सिर हिलाया। स्वर्ग में बनी जोड़ी, आप दोनों सुखमय जीवन व्यतीत करें। हम, कम से कम तुम्हें अपनी हद तो पता है। गोरे लड़के ने विलियम की बात को ऐसे स्वीकार किया जैसे ये सबसे स्वाभाविक बात हो। फिर वह अच्छे मूड में बैठ गया। रेबेका को पहली बार देखते ही उसने तय कर लिया था कि वही उसकी प्रेमिका बनेगी। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि एक ड्यूक की बेटी भी थी। सुंदरता, धन और प्रभाव के बल पर वह उसकी पत्नी बनने और परिवार में उसका रुतबा बढ़ाने के लिए आदर्श उम्मीदवार थी। अध्याय 80:7 साल बाद द्वंद्व युद्ध। लॉरेंस, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी पोती की मेरे पोते से शादी से कोई आपत्ति है, जेम्स ने झगड़ा शांत होने के बाद कहा। बात बस इतनी है कि तुम्हारी बहू खुद को बहुत बड़ा समझती है। भले ही हम बेहद गरीब हैं, लेकिन हम दूसरों को अपनी इज्जत पर चोट पहुंचाने नहीं देंगे। तो आप भी इस समझौते को रद्द करना चाहते हैं? लॉरेंस ने पूछा। ईमानदारी से बताओ, बूढ़े आदमी, कौन नहीं चाहेगा कि उसके परिवार में एक प्रतिभाशाली बहू आए? जेम्स ने जवाब दिया। बात बस इतनी है कि आपके परिवार की सोच आपसे अलग है। लॉरेंस ने आह भरी। उन्होंने ये भी सोचा कि रेबेका के जन्म के बाद उनके बेटे और बहू बहुत ही दिखावटी हो गए थे। उनकी पोती की प्रतिभा की पुष्टि होने के बाद अगाथा रानी की तरह व्यवहार करने लगी और लोगों को नीचा दिखाने लगी। दूसरी ओर उनके बेटे ने इसे अपने समकक्षों के साथ मजबूत संबंध बनाने के अवसर के रूप में देखा। वह रेबेका को अन्य ड्यूकल परिवारों के साथ शक्तिशाली गठबंधन बनाने के लिए सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में भी सोच रहा था। वह सुंदर गोरा लड़का पड़ोसी रोड्स रियासत का तीसरा पुत्र था। अगाथा सोच रही थी कि वह उसकी बेटी के लिए एक अच्छा जीवनसाथी साबित होगा। बेशक अगाथा के मन में मौजूद उम्मीदवारों में से वह केवल एक ही था। एक महत्वाकांक्षी महिला होने के नाते वह रेबेका को हेलेन साम्राज्य के युवराज के समक्ष एक संभावित पत्नी के रूप में प्रस्तुत करने में भी रुचि रखती थी। स्वाभाविक रूप से उसके विकल्प भी साम्राज्य की सीमाओं तक ही सीमित नहीं थे। किसी दूसरे राज्य के राजकुमार से अपनी बेटी की शादी कराना भी उन विकल्पों में से एक था जो उसने अपनी बेटी के लिए योजना बनाई थी। लॉरेंस ने विलियम को गौर से देखा और पाया कि वह लड़का देखने में बेहद आकर्षक है। ग्रिफिथ का बूढ़ा ड्यूक एक शक्तिशाली महाजादूगर था। उसने विलियम के शरीर पर पहले ही चुपके से एक नैदानिक स्कैन कर लिया था ताकि यह पता चल सके कि वह जादू का उपयोग करने में सक्षम है या नहीं। दुर्भाग्यवश जो परिणाम उसे मिला वह बेहद निराशाजनक था। लड़के में न केवल कोई जादुई क्षमता नहीं थी, बल्कि वह पूरी तरह से माना जादुई शक्ति से भी रहित था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि विलियम का जादूगर बनने का कोई भविष्य नहीं था। दक्षिणी महाद्वीप में जादूगरों को बहुत सम्मान दिया जाता था। हर 5000 बच्चों में से एक जादूगर पैदा होता था। हालांकि सभी जादूगर उच्च कोटि की प्रतिभा के साथ पैदा नहीं होते थे। उनकी पोती रेबेका एक परिपूर्ण प्रतिभा के साथ पैदा हुई थी, इसलिए हेलेन साम्राज्य ने उसे उचित प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया। इसका मतलब ये था कि उसकी पदोन्नति में सहायता के लिए उपलब्ध सभी संसाधन उसे बिना किसी शर्त के दिए जाएंगे। लॉरेंस अपनी पोती की खुशी चाहता था।
उसे उसके भविष्य की भी बहुत चिंता थी, इसलिए जब उसके पुराने दोस्त जेम्स ने उससे अपने पोते पोतियों की शादी करवाने का अनुरोध किया तो वह तुरंत सहमत हो गया। वह जेम्स को लंबे समय से जानता था, इस लिहाज से विलियम की पृष्ठभूमि उसे पसंद थी। हालांकि चून की बात यहां तक आ चुकी थी, इसलिए वह विवाह समझौते को रद्द करने में देरी करने का ही उपाय सोच सकता था। रेबेका, इधर आओ, लॉरेंस ने आदेश दिया। रेबेका अपनी कुर्सी से उठी और आज्ञाकारी भाव से अपने दादाजी की ओर चल पड़ी। उनके परिवार में लॉरेंस उसे सबसे ज्यादा लाड प्यार करते थे और वे एक महाजादूगर भी थे। स्वाभाविक रूप से रेबेका अपने माता पिता की तुलना में अपने दादाजी की बात ज्यादा सुनती थी। विलियम, कृपया आप भी यहाँ आ जाए, लॉरेंस ने विलियम को रेबेका के बगल में खड़े होने का इशारा किया। विलियम ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन जेम्स के चेहरे के भाव देखकर वह अनिच्छा से सीट से उठा और अपने पूर्व मंगेतर के बगल में खड़ा हो गया। लॉरेंस ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों अभी जवान हैं। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। भले ही अभी आप दोनों की आपस में बनती न हो, लेकिन कुछ सालों में ये बदल सकता है। लॉरेंस रुकी और अपनी पोती की ओर देखा। रेबेका, आप अपने होने वाले पति में कौन से गुण देखना पसंद करेगी? दादाजी, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब देने के लिए अभी बहुत जल्दी है। सचमुच, तुम अभी बहुत छोटी हो। लेकिन मेरी बात मानो, मुझे बताओ कि तुम अपने पति में कौन कौन से गुण देखना चाहती हो। अच्छा, रेबेका ने विलियम को तिरछी नजर से देखा, जबकि विलियम ने अपनी बाहों को अपनी छाती पर बांध लिया और घमंडी अंदाज में अपनी थोड़ी ऊपर उठा ली। सबसे पहले उसे मुझसे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, रेबेका ने कहा। ये स्वीकार्य है, लॉरेंस ने सहमति जताई। स्वाभाविक रूप से अगर उन्हें अपनी पोती के लिए जीवनसाथी चुनना था तो वह कोई मजबूत व्यक्ति होना चाहिए ताकि वह उसकी रक्षा कर सके। दूसरा, वह दिखने में सुंदर होना चाहिए। सही, विलियम ने लापरवाही से अपने बालों को एक तरफ झटका दिया। स्पष्ट रूप से वह अपने रूप रंग को लेकर आश्वस्त था। तीसरा, वह महत्वाकांक्षी व्यक्ति होना चाहिए। मुझे साधारण लोग पसंद नहीं है, रेबेका ने आगे कहा। बस इतना ही? जेम्स ने पूछा। एक आखिरी शर्त है, रेबेका ने कहा। उसे सत्ता के पद पर होना चाहिए। हम, लॉरेंस ने लाल बालों वाले लड़के की ओर देखा जो इस समय अपने नाखूनों को देख रहा था। विलियम, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम पत्नी में क्या ढूंढ रहे हो? जेम्स, एस्ट, इयान और रेबेका चुपके से विलियम के जवाब को सुनने के लिए कान खड़े कर लिए। पहली बात तो यह है कि उसका साइज कपसी होना चाहिए, विलियम ने घमंड भरे लहजे में कहा। मैं इससे छोटा साइज स्वीकार नहीं करूंगा। दूसरा, उसमें अच्छी बुद्धि होनी चाहिए। तीसरा, उसे वफादार होना चाहिए। अंत में, वह इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि किसी राष्ट्र का पतन कर सके। केवल इसी प्रकार की स्त्री मेरे प्रेम और स्नेह की पात्र है। एस्ट और इयान ने अपनी छाती की ओर देखा और मुंह बनाया। दोनों अभी लड़के थे और विलियम की पहली शर्त को पूरा करना उनके लिए नामुमकिन था। एस्ट के चेहरे पर निराशा का भाव था, जबकि इयान सोच रहा था कि उसे विलियम की शर्त को पूरा करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। ऐसा नहीं है कि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी है, इयान ने सोचा। मैं इस तरह परेशान क्यों महसूस कर रहा हूं? लॉरेंस ने हल्के से खांसा और अपने बगल में हंस रहे अपने पुराने दोस्त को देखा। जेम्स ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन विलियम को शाबाशी दी। वह अपने पोते की ऊंची अपेक्षाओं से प्रभावित था और इससे उसे राहत मिली। वह बुजुर्ग व्यक्ति कुछ वर्षों बाद विलियम के बच्चों को देखने के लिए भी उत्सुक था। महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, लॉरेंस ने गला साफ करते हुए कहा। तो फिर ये कैसा रहेगा? 7 साल बाद तुम दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध होगा। तब तक इस विवाह समझौते को तोड़ने की बात स्थगित रहेगी। जीतने वाला हारने वाले से कुछ भी मांग सकता है। और हाँ, मैं ना नहीं सुनूंगा। अगर तुम अलग होना चाहते हो तो एक दूसरे से लड़ने के बाद ही अलग हो जाओ। विलियम ने लॉरेंस को अचंभित भाव से देखा। कितनी बर्बरता है! इस विवाह समझौते को तोड़ने के लिए हमें आपस में क्यों लड़ना पड़ रहा है? क्या हम सभ्य और सामान्य लोगों की तरह बातचीत करके मामले को सुलझा नहीं सकते? जैसा आप चाहें, दादाजी, रेबेका ने उत्तर दिया। फिर उसने अपने बगल में खड़े लड़के की ओर देखा। 7 साल बाद मिस्टी सैक्ट की चोटी पर हमारा युद्ध होगा। तब तक अपनी पूरी ताकत लगाकर और भी मजबूत बनो। रेबेका अपनी राय व्यक्त करने के बाद अपनी सीट पर लौट गई। विलियम भी अपनी सीट पर लौट आया। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था, जिसे देखकर एस्ट और बाकी लोग सोचने लगे कि वह क्या सोच रहा है। ये लॉरेंस तो वाकई बड़ा चालाक आदमी है, विलियम ने सोचा। वह अपनी पोती की शादी मुझसे क्यों करवाना चाहता है? क्या वह मेरे अच्छे जीन्स के पीछे पड़ा है? मुझे इस आदमी से व्यवहार करते समय अधिक सावधान रहना होगा।
अगर लॉरेंस को पता होता कि विलियम क्या सोच रहा है तो वह अपनी पूरी ताकत से उसकी पिटाई कर देता। लॉरेंस द्वारा उन दोनों के बीच द्वंद्वयुद्ध कराने के दो कारण थे। पहला कारण ये था कि वह अपनी पोती के पास किसी और को आने से रोकना चाहता था और उसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल होने से बचाना चाहता था। यह ऐसी बात थी जिसे वह देखना नहीं चाहता था। दूसरा कारण रेबेका पर दबाव डालना था ताकि वह अपनी पढ़ाई में लापरवाही न बरते। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि विलियम उसका दामाद बनेगा या नहीं। उसके लिए महत्वपूर्ण था आइंसवर्थ परिवार से अपना संबंध बनाए रखना और उनके अच्छे रिश्ते को टूटने न देना। जेम्स को भी लॉरेंस की साजिश समझ आ गई थी, लेकिन उसे इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी। आखिरकार इस विवाह समझौते की पहल तो उसी ने की थी। मैं इस शर्त से सहमत नहीं हूं, गोरे बालों वाला व्यक्ति अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। 7 साल इंतजार क्यों करूं? मैं, किंग्सले रोड्स, विलियम वॉन आइंसवर्थ को द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देता हूं। क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? आगे की कहानी सुनाने के लिए वीके स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।